नमस्कार, मैं डॉक्टर नंदिनी हूँ और आज के वेबिनार में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, मतलब ऐसी समस्याएं जो ब्रेन, स्पाइन और मसल्स मतलब स्नायु से संबंधित है और जो अभी तक लाइलाज माने जाते थे, उनके लिए नई ट्रीटमेंट्स जो एडवांस ट्रीटमेंट है जो है स्टेम सेल थेरेपी, और उसके साथ में और क्या चीज़ें की जा सकती हैं उसके बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगी। तो आज हम यहाँ क्यों हैं? हम इसलिए हैं कि हमारे बच्चे या कोई हमारे जानकार में है या जो हमारे पेशेंट्स हैं उन्हें सेरेब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म या फिर मतिमंदता, गतिमंदता या फिर डाउन सिंड्रोम, या कोई है जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी मतलब एक्सीडेंट की वजह से हेड इंजरी या ब्रेन इंजरी या स्पाइन इंजरी से पैरालाइज्ड हैं, इस तरह की बीमारियां हैं और उनके लिए हम पर्याय या ट्रीटमेंट ऑप्शंस जानना चाहते हैं। तो अभी की स्थिति क्या है? जैसे ऑटिज्म का एक हम उदाहरण लें तो हम बहुत बार देखते हैं ऑटिज्म या स्वमग्नता अभी हमें काफ़ी दिखाई देती है। पहले कुछ साल पहले इसके बारे में हमें जानकारी नहीं थी, ना इतना पता था। ऐसे बच्चे होते हैं, ऐसे ज़्यादा पता भी नहीं था, लेकिन अभी उसकी समस्या जो है वो बढ़ते जा रही है। और ये बच्चे होते हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं, दूसरों से संपर्क नहीं करना चाहते हैं। और जब ऐसे बच्चे हम दिखाई देते हैं और माता पिता को नज़र आता है कि बच्चा बोल नहीं रहा है, एक जगह बैठ नहीं रहा है, अगर हम आवाज़ लगाएं तो देख नहीं रहा है, तब वो डॉक्टर के पास ले जाते हैं कि हमारे बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, आप देखिए कोई समस्या है क्या। और जब बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाते हैं, डॉक्टर देखते हैं, एसेस करते हैं, कभी कहते हैं कि हाँ लक्षण लग रहे हैं, कोई डॉक्टर एमआरआई कहते हैं करने के लिए। बहुत बार सिर्फ देख के कुछ ऊपर से टेस्टिंग करके समझ में आता है कि ऑटिज्म या स्वमग्नता है या फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है या कोई प्रॉब्लम है। जब स्कैन करते हैं एमआरआई बहुतों बार नॉर्मल निकलता है। तो फिर हम क्या करें? फिर डॉक्टर बताते हैं कि थेरेपी, एक्सरसाइज, रिहैबिलिटेशन, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी करनी होगी, जो आप करते हैं। पर कहीं ना कहीं एक टेंशन होता है कि हमारा बच्चा बड़े होके क्या करेगा, ये बाकी जैसे रह पाएगा कि नहीं, स्वावलंबी हो पाएगा कि नहीं। तो कहीं ना कहीं कुछ कमी ऐसी खलती है, और इसलिए हम अभी जानेंगे कि इसके आगे और क्या कर सकते हैं। तो ऐसी समस्याओं के लिए अभी फिलहाल क्या इलाज है? अभी तक कोई क्योर नहीं है, प्रॉब्लम को हम जड़ से नहीं निकाल सकते। ये ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे सेरेब्रल पॉलिसी, ऑटिज्म है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, गतिमंदता, मतिमंदता, इनके लिए कोई ऑपरेशन नहीं है, सर्जिकल इंटरवेंशन नहीं है। ओनली रिहैबिलिटेशन मतलब पुनर्वसन, एक्सरसाइज थेरेपी ही एक पर्याय होता है। और थोड़ी बहुत कुछ दवाइयाँ होती हैं, दवाइयाँ भी फिट्स के लिए होती हैं या टाइटनेस के लिए होती है, पर जो ठोस इलाज हम कहते हैं वो नहीं है फिलहाल। अभी के जो उपचार पद्धतियों में ये सब हमें दिखाई देता है। तो जब हम ब्रेन डैमेज देखते हैं, ये स्कैन्स हैं जहाँ पे आपको नीले हिस्से जो है वो डैमेज है, हरा हिस्सा मतलब अच्छा है। तो ये डैमेज रिपेयर हो नहीं सकता था अभी तक, माना जाता था, पर अभी आज के इस वेबिनार में मैं आपको दिखाऊंगी कि ये करेक्टेबल है, इसे इनमें सुधार हो सकता है। तो ये कैसे हो सकता है? ये एक कॉम्बिनेशन होगा ट्रीटमेंट का, रिहैबिलिटेशन जो आप करते आ रहे हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी, एबीए थेरेपी, एक्वाटिक थेरेपी, ऐसे बहुत सारे थेरेपीज हैं। तो इनके साथ में सेल्यूलर थेरेपी या स्टेम सेल थेरेपी साथ में, और नई चीज़ें आई हैं, ओजोन थेरेपी या हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी, ये सब मिल के जो है ट्रीटमेंट, जो है एक होलिस्टिक अप्रोच या एक हम ऐसे एक सर्वांगीण विकास करने के लिए जो बच्चे या व्यक्ति के लिए ये ट्रीटमेंट साथ में करेंगे तो इम्प्रूवमेंट अच्छी आती है। तो ये कुछ स्कैन्स हैं जो हमें बताते हैं कि ब्रेन डैमेज किस तरह रिपेयर हो सकता है। तो ये आप स्कैन ऊपर का देख रहे हैं, जो ऊपर का भाग है ये स्टेम सेल थेरेपी के पहले है, और ये देख रहे हैं ब्रेन पूरा नीला था, मतलब आप देखते हैं कि एक्टिविटी, हरा मतलब एक्टिविटी, इनके ब्रेन में बहुत कम जगह थी जो काम कर रही थी, अधिकतर भाग जो है ब्रेन का कम काम कर रहा है। और ये जो है 6 महीने 1 साल बाद का स्कैन है, स्टेम सेल ट्रीटमेंट के बाद में उसी पेशेंट का।
तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे हरे हिस्से दिख रहे हैं, मतलब बहुत सारे जो ब्रेन के भाग हैं वो अभी कारगर हैं, एक्टिव हैं। तो जैसे ब्रेन की एक्टिविटी स्टेम सेल ट्रीटमेंट से बढ़ गई है। तो एक आप उदाहरण लें कि जैसे हमारे पैर में फ्रैक्चर हो जाती है, जब फ्रैक्चर होता है और फ्रैक्चर के साथ अगर हम चलेंगे या व्यायाम करेंगे तो हमारा फ्रैक्चर और बढ़ जाता है। तो फ्रैक्चर को रिपेयर करना ज़रूरी है। ये पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं, रिपेयर। जब रिपेयर हम करते हैं फ्रैक्चर को, या तो प्लास्टर चढ़ाते हैं या फिर प्लेट्स लगाते हैं बोन में, तब उसके बाद में फिर एक्सरसाइज या फिजियोथेरेपी शुरू की जा सकती है और तभी जो है हम चल पाते हैं। उसी तरह ब्रेन में जो डैमेज है उसे भी रिपेयर करना ज़रूरी है। जैसे पैर को रिपेयर करते हैं वैसे ब्रेन में डैमेज है, उसे हम जब रिपेयर करेंगे उसके साथ में जब हम थेरेपीज करते हैं, फिजियोथेरेपी और अलग एक्टिविटीज़ करते हैं, तब हमें इम्प्रूवमेंट या सुधार ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है। तो एक जो पुराना पुराना विचार थी, पुरानी सोच जो थी, वो थी कि एक बार ब्रेन में डैमेज हो गया या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डैमेज हो गया या स्पाइन में डैमेज हो गया तो वो सुधर नहीं सकता, वो ठीक नहीं हो सकता, वो कभी भी सही नहीं हो सकता। पर नई विचारधारा हमें ये बताती है कि सेल्यूलर थेरेपी या स्टेम सेल थेरेपी के माध्यम से हम कुछ जो है सुधार ला सकते हैं, ब्रेन में रीजनरेशन या पुनर्निर्माण संभव है। तो अभी तक की कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी व्याधि हो, कोई भी डिसीज हो, उसके लिए दो तरह की ही ट्रीटमेंट अवेलेबल थी। एक थी मेडिसिन, दवाइयाँ, वो टैबलेट हो या सिरप हो या इंजेक्शन हो, और दूसरी होती है ऑपरेशन। तो अभी तक आप यही दो ट्रीटमेंट जानते हैं, पर अभी सेलुलर थेरेपी के आने के बाद में हमारे पास एक तीसरा रास्ता है कि जो प्रॉब्लम्स मेडिसिन से ठीक नहीं होते, जो प्रॉब्लम ऑपरेशन जिनके लिए नहीं होता है या ज़रूरी नहीं होता है, उनके लिए अभी सेल्यूलर थेरेपी या स्टेम सेल थेरेपी, ये एक उपचार पद्धति जो है वो एक आपके लिए पर्याय के तौर पे सामने आ रही है। तो स्टेम सेल थेरेपी एक नया ख्याल है, एक नई सोच है जो आज की तारीख में संभव है। ये फिक्शन नहीं है, ये फ्यूचर साइफाई नहीं है, और ये जो है जो व्यक्ति व्हीलचेयर पे उसे खड़ा करने में मदद करती है। जो ये आप देख रहे हैं कि स्टेम सेल्स क्या है, जो मैं पहले से अभी बोलते आ रही हूँ, स्टेम सेल थेरेपी, स्टेम सेल्स ये है क्या चीज़। तो स्टेम सेल हमारे शरीर में कुछ खास पेशी होते हैं जो एक पेड़ के तने की तरह होते हैं। स्टेम सेल मतलब पेड़ का तना। तो पेड़ के तना जैसे शाखाएं देता है और बराबर पानी अगर उन्हें दें तो पत्ते, फूल और फल उगाता है, उसी तरह से ये खास पेशी हैं जो एक के अनेकों हो सकते हैं। उन्हें बराबर सिग्नल दिया जाए, उन्हें बराबर फर्टिलाइजर दिया जाए तो, और या फिर जहाँ हम डालें, जैसे हम लिवर में ये सेल्स को डालें तो ये लिवर के बन जाते हैं, लिवर के सेल्स को कारगर बनाते हैं, लिवर में प्रक्रिया जो शुरू करते हैं पुनर्निर्माण की। उसी तरह अगर हार्ट में डालें तो हार्ट रिपेयर करने में मदद करते हैं। तो ये सेल्स हैं, एक के अनेकों बन सकते हैं, एक सेल 10 में 100 में तब्दील हो सकता है खुद के जैसे, और जहाँ डालें वो वहाँ के हो सकते हैं, हो जाते हैं। तो अलग अलग टाइप के स्टेम सेल्स हैं, और ये करते क्या हैं, मैं टाइप में आऊंगी, पहले ये करते क्या हैं। ये रिपेयर करते हैं, पुरानी खराब हुई सेल्स को रिप्लेस करते हैं और नई सेल्स बनाते हैं। तो स्टीफन हॉकिंग क्या करें, स्टीफन हॉकिंग खुद एक नाइलाज बीमारी से ग्रस्त थे। 40 साल वो व्हीलचेयर पे थे, उनको मोटर न्यूरॉन डिसीज नाम की एक प्रॉब्लम थी जो धीरे धीरे बढ़ती गई। वो तो ट्रकियोस्टोमी पे थे, बोलने के लिए भी उनको तकलीफ होती थी, वो एक मशीन के द्वारा बोलते थे। तो उन्होंने अपनी ये संकल्पना है वो बताई है कि हमारे शरीर में ही ऐसी बहुत सारी पेशियां हैं जो हमारी व्याधि का इलाज करने में मदद करेंगी, और इन्हें कहते हैं स्टेम सेल्स। तो आगे जाके मैं ये प्रस्ताव रखने वाली हूँ जिसका अनुभव हमारे पास बहुत सारा है कि हमारे शरीर के ही पेशी हम हमारी प्रॉब्लम्स को रिपेयर करने में किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो ये काम कैसे करते हैं स्टेम सेल्स? ये जो है मल्टीप्लाई करते हैं। एक पेशी अनेकों पेशियों में तब्दील हो सकती है, मल्टीप्लाई हो सकती है। ये दूसरे पेशियों में कन्वर्ट होते हैं। जो स्टेम सेल्स हैं वो मसल के सेल बना सकते हैं, चर्बी बना सकते हैं, आप हड्डी में डालें तो हड्डी के सेल्स बना सकते हैं, हार्ट में डालें तो हार्ट के सेल्स बना सकते हैं, और उसी तरह ब्रेन में डालें तो ब्रेन के सेल्स बनाने में मदद कर सकते हैं। ये स्टेम सेल्स कैसे ब्रेन के सेल्स बना रहे हैं और कनेक्ट हो रहे हैं ये दिखाई दे रहा है। ये जो आपको चमकीला सेल दिख रहा है राउंड, ये स्टेम सेल इस तरह था, और लेबोरेटरी में जब उसे कल्चर किया गया, ग्रो किया गया, तो ये ब्रेन के जो सेल्स का उन्होंने रूप धारण किया है, और ये एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तो ब्रेन के सेल्स की एक खासियत है कि कनेक्ट होते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, तभी जाके सिग्नल एक सेल से दूसरे सेल पे पहुंचता है। फिर ये सेल्स, स्टेम सेल्स क्या करते हैं? पॉजिटिव केमिकल्स रिलीज करते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स, अच्छी अच्छी केमिकल्स रिलीज करते हैं, जो उस जिस जगह डाले उस जगह को रिपेयर करने में मदद करती है। जैसे हमने ब्रेन में डाला तो ब्रेन को रिपेयर करने में ये केमिकल मदद करेंगे, और ये खून बनाने की प्रक्रिया बढ़ाते हैं, ब्लड सप्लाई इंप्रूव करते हैं, नए नए रक्त बनाने की पेशियां बनाते हैं। और जैसे खून जहाँ इंप्रूव हुआ वहाँ पे ऑक्सीजन का प्रमाण बढ़ता है, और ऑक्सीजन जो है हीलिंग में, जो है रिपेयर करने में कोई भी पार्ट को मदद करती है। तो मेन कौन से टाइप के स्टेम सेल्स हम जानते हैं अभी? सबसे पहले जो है स्टेम सेल, हम अपने माँ के गर्भ में थे तो हम स्टेम सेल ही थे। सबसे पहले जब अंडा जो है स्पर्म के साथ जब मिलता है तो एक सेल बनता है, फिर एक सेल का एक गुच्छा बनता है, 4 से 5-6 दिन में ये एक सेल का गुच्छा बनता है, और इस सेल के गुच्छे से जो है स्टेम सेल्स निकाले जाते हैं। तो हम अब एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जो है, जैसे कोई दाम्पत्य होते हैं जिनको बच्चा नहीं होता और वो डॉक्टर के पास जाते हैं और टेस्ट ट्यूब बेबी का वो पर्याय चुनते हैं, तो बाहर में अंडा और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है। 10 से 12 जो है एग्स फर्टिलाइज होते हैं, 3 से 4 वूम्ब में या गर्भ में डाले जाते हैं। जो बच जाते हैं वो वेस्ट होते हैं, और वो उन वेस्ट एम्ब्रियोज से एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स बनाए जा सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा सक्षम होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है कि ये एक सेल जो है पूरा, ये जो सेल्स हैं ये पूरा बच्चा बना सकता है। तो अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग सेल टाइप्स एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स में बन सकते हैं। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इनका इस्तेमाल जो है कुछ नैतिक कारणों के कारण और कुछ साइंटिफिक कारणों के कारण मनाही है। तो ये ट्रीटमेंट के लिए इनका इस्तेमाल किया नहीं जा सकता। ये रिसर्च के लिए बहुत अच्छे टूल्स हैं। तो ये क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा सकता? क्योंकि ऐसे माना जाता है किसी किसी रिलीजन्स में कि किसी किसी मान्यताओं में कि जब बच्चे का कंसेप्शन होता है, जब बच्चा तैयार होता है, तभी ही उसमें जीव आ जाता है। और आप भले 4 या 5 दिन का गर्भ का इस्तेमाल करें, फिर भी वो आप एक व्यक्ति की कत्ल कर रहे हैं या मर्डर कर रहे हैं, ऐसे मान के एथिकल इश्यूज की वजह से एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल का ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल फिलहाल किया नहीं जा सकता है, या उस पर रोक आई थी। आगे और एक इनमें प्रॉब्लम है कि आगे जाके ट्यूमर्स बना सकते हैं, क्योंकि इनकी क्षमता होती है कि ये लाइफ लॉन्ग मल्टीप्लाई हो सकते हैं, कंटिन्यूस मल्टीप्लाई, और कोई भी टाइप के सेल बना सकते हैं, इसीलिए ये गांठी बनाते हैं ट्यूमर्स। तो ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल के साथ ये प्रॉब्लम या डेंजर हो सकती है। लेकिन हमारे पास अलग और भी अलग टाइप के सेल्स हैं जिनमें ये प्रॉब्लम नहीं होती, जैसे कि कॉर्ड ब्लड। कॉर्ड ब्लड मतलब क्या? कि माँ और बच्चा जो है कॉर्ड या अम्बिलिकल कॉर्ड या नाड़ी से जुड़े होते हैं, और ये नाड़ी जो है माँ से बच्चे को सब न्यूट्रिशन पहुंचाती है, खाना पीना, ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो ये नाड़ में जो है कॉर्ड ब्लड जो है वेन्स में से कॉर्ड ब्लड निकाला जाता है, और इसमें बहुत सारे स्टेम सेल्स, आप जानते होंगे कि कॉर्ड ब्लड जो बैंक्स अभी बहुत सारे खुले हैं जहाँ पे ये जन्म के समय स्टोर किया जा सकता है, आगे कभी इस बच्चे को ज़रूरत पड़े तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कॉर्ड ब्लड स्टेम सेल्स अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, और खून की जो प्रॉब्लम्स हैं, डिसऑर्डर्स हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, इनके लिए ये बहुत अच्छा एक विकल्प है।
पर अगर हमने कॉर्ड ब्लड भी सेव नहीं किया, हमारे पास हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स भी यूज़ नहीं कर सकते, तो हमारे पास क्या बचता है? हमारे पास है ऑप्शंस हैं। हमारे हड्डियों में जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक नया नया खून बनते रहता है, और ये खून बनाने वाले जो पेशियां हैं वो भी स्टेम सेल्स ही हैं। तो हड्डी में से निकाले हुए मतलब बोन मैरो स्टेम सेल्स जो हैं, ये अडल्ट स्टेम सेल्स हैं, ये हमारे खुद के सेल्स हैं, ये हमेशा हमारे पास रहते हैं, और यहाँ से निकाले जाए तो ये दोबारा बन जाते हैं, तो हमारा लॉस कुछ नहीं होता, हमें इसको सेव करने की ज़रूरत नहीं है, और इनसे ट्यूमर्स नहीं बन सकते, और ना ही हम किसी बच्चे का कत्ल कर रहे हैं। तो ये एकदम सेफ सेल्स हैं, कोई नैतिक इशू नहीं है, कोई एथिकल इश्यूज नहीं है, और इनका इस्तेमाल, अडल्ट स्टेम सेल्स का इस्तेमाल फ्रॉम बोन मैरो बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो ये विकल्प है हमारे पास में हमारी प्रॉब्लम्स को करेक्ट करने के लिए। तो अडल्ट स्टेम सेल्स जो हैं ग्रीन सिग्नल या फिर गुड पॉसिबिलिटी और पोटेंशियल फॉर यूजिंग और फिजिबिलिटी फॉर यूजिंग है। एक चौथा यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये एक नए टाइप के स्टेम सेल्स जो बनाने की कोशिश हो रही है और हुई है, जो सक्सेसफुल हुए हैं, उसे कहते हैं इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। ये एक 2012 में इसके रिसर्च के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया है। ये हमारी स्किन के जो पेशियां हैं इनको जो है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल में तब्दील करने की प्रोसेस है, इसको इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स कहते हैं, और इसमें हमारे ही सेल्स हमारे ही काम आ सकते हैं। लेकिन ये प्रोसेस किस तरह बनती है, इसको डिजाइनर स्टेम सेल्स कहते हैं, इसको अभी समय है एक्चुअल ट्रीटमेंट के लिए यूज करने के लिए। तो अभी हमारे पास फिलहाल कॉर्ड ब्लड स्टेम सेल्स और अडल्ट स्टेम सेल्स फ्रॉम बोन मैरो हैं हमारे हाथ में अभी यूज करने के लिए। तो जब ऐसे कहा जाता है कि स्टेम सेल बैंड है या स्टेम सेल से बहुत साइड इफेक्ट होते हैं, तो तब हम ये कर रहे हैं कि हम सारे स्टेम सेल्स को एक ही बास्केट में डाल दे रहे हैं, सबको एक तरह का लेबल लगा दे रहे हैं। जैसे कि अगर हम ये सामने देखें, दो पिक्चर आपके सामने हैं, आप सोच रहे होंगे कि ये स्टेम सेल की बात करते करते ये नया चीज क्या आ गया। तो एक आपके साइड में देख रहे हैं अल्कोहल है ना, जो अल्कोहल मतलब जो लिवर को टॉक्सिक कर सकती है, जो जिसके साइड इफेक्ट है। और एक साइड में है ऑरेंज जूस जो हमारे घर में बनता है, हमारी माँ बहुत प्यार से बनाती हैं। तो अगर हम ये दोनों देखें, ये दोनों पेय हैं, दोनों बेवरेजेस हैं। अगर हम ये कहें कि ये बेवरेजेस हैं और ये दोनों जो है लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम टॉक्सिन कर सकती हैं, लिवर को खराब कर सकती, तो क्या ये सही होगा? तो ये जरूरी है हम ये समझें ये डिफरेंस। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जो है वो अल्कोहल की तरह है, और अडल्ट स्टेम सेल जो बोन मैरो से ली जाती है वो ऑरेंज जूस की तरह है, जो हम घर में बनाते हैं, वो न्यूट्रिशियस होती है और उससे कभी साइड इफेक्ट नहीं होते। तो ये अलग समझना बहुत जरूरी है। तो न्यूरोजन में हम अडल्ट स्टेम सेल्स जो बोन मैरो से लिए जाते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये सेफ है, ये सुरक्षित है, इनसे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये इनसे ट्यूमर नहीं कोई बनते, कोई रिजेक्शन नहीं है, पेशेंट के ही शरीर से निकाले जाते हैं, इसीलिए वो किसी को कोई गलत प्रॉब्लम, कोई साइड इफेक्ट नहीं ये कर सकते, या हमारी बॉडी उसे रिजेक्ट नहीं करेगी, इजीली निकाल सकते हैं, एक सुई द्वारा निकाली जाती है जो मैं आपको बताऊंगी, और कोई एथिकल या नैतिक इसमें इश्यूज नहीं है, कोई किसी हम बच्चे को नहीं मार रहे हैं इसमें। तो स्टेम सेल थेरेपी इस्तेमाल करके पुनर्निर्माण का जो एक साइंस है उसे कहते हैं रीजनरेटिव मेडिसिन या पुनर्योजी चिकित्सा, जिसमें जो डैमेज सेल्स है, यहाँ पे स्कैन में आपको दिख रहे हैं, ये डार्क ब्लू पार्ट्स डैमेज है, ये ट्रीटमेंट के बाद सेल्स जाके वहाँ रिपेयर करके ये डैमेज को कम करते हैं, स्वस्थ सेल्स में तब्दील करते हैं। तो स्टेम सेल थेरेपी का बैकग्राउंड क्या है, इसका आधार क्या है, ये क्या कल आया है, कल ही समझ इसकी बड़ी है? नहीं, इस पे बहुत रिसर्च हुआ है, बहुत इस पे स्टडी हुई है, ऑलमोस्ट 50-60 साल से। 1990 में सबसे पहले नोबेल प्राइज मिला था। बोन मैरो जो हम लोग यूज करते हैं, बोन मैरो में स्टेम सेल हैं, ये दिखाया गया था। फिर 2007 में और एक नोबेल प्राइज सर मार्टिन एवंस को मिला था, जहाँ पे उन्होंने वो गर्भ के
5 दिन वाले जो गर्भ से स्टेम सेल निकाले जा सकते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, वो उसकी खोज की थी। और अभी मैंने आपको बताया था इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, इसकी खोज के लिए 2012 में 2 साइंटिस्ट्स हैं, प्रोफेसर यामानाका एंड प्रोफेसर गर्डन, इनको नोबेल प्राइज मिला था। तो इस पे बहुत सारा इसका आधार है, बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा है। न्यूरोजिन में हमारा क्या काम हुआ है, हमारे 12 साल से जो हम काम कर रहे हैं बोन मैरो के सेल्स यूज करके, तो 101 हमारे पास साइंटिफिक पब्लिकेशंस हैं इन अलग अलग प्रॉब्लम्स जो हम ट्रीट करते हैं, उनको उनका एविडेंस है, उनके संबंधित ये हमारे साइंटिफिक पब्लिकेशंस हैं जो हमारे काम को वजन देते हैं। तो ऑटिज्म में ऑलमोस्ट 16 पब्लिकेशंस हैं, सेरेब्रल पॉल्सी में 15, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में 18। इस तरह से हमारा जो भी काम है वो वैज्ञानिक रीति में एकदम साइंटिफिक सिस्टमैटिक बेसिस में ये पब्लिश हुआ है। तो हम किताबों में बुक चैप्टर्स भी लिख चुके हैं, ऑटिज्म के लिए लिख चुके हैं, सेरेब्रल पॉल्सी के लिए कैसे स्टेम सेल काम करता है, ये किताबों में बुक चैप्टर्स न्यूरोजन की तरफ से लिखे गए हैं। फिजिकल डिसेबिलिटीज थेरेपेटिक इम्प्लीकेशंस, ये किताब है, ये इंटरनेशनल किताबें होती हैं जहाँ पे हमारी जो स्टेम सेल किस तरह काम आती है इसके बारे में टेक्स्ट बुक्स में चैप्टर्स लिखे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सरकार की भी तरफ से सपोर्ट है। जैसे यहाँ पे मोदी जी स्टेम सेल के बारे में पार्लियामेंट में बात कर रहे हैं, 2014 में इन्होंने ये बात की थी। नोबेल लॉरिएट साइंटिस्ट यकम मैं इसलिए किया गया, उन्होंने स्टेम सेल के अंदर जो रिसर्च की है, मैंने जितना पढ़ा था तो मेरे मन में आया था शायद इनकी खोज हमारे काम आ सकती है। हम गए तो वहां गए, उनसे चर्चा की, और बेंगलोर के हमारे साइंस इंस्टीट्यूट के साथ आज उस दिशा में हमारा काम हो रहा है कि स्टेम सेल्स के द्वारा हमारे युवा साइंटिस्ट कुछ खोज करें। मैं जापान मेरे कार्यक्रम में, मैंने एक कार्यक्रम क्या जोड़ा, मैं वहां एक नोबेल लॉरिएट साइंटिस्ट का वहां को मिलने गया। मैं इसलिए किया गया, उन्होंने स्टेम सेल के अंदर जो रिसर्च की है, मैंने जितना पढ़ा था तो मेरे मन में आया था शायद इनकी खोज हमारे काम आ सकती है। हम गए तो वहां गए, उनसे चर्चा की, और बेंगलोर के हमारे साइंस इंस्टीट्यूट के साथ आज उस दिशा में हमारा काम हो रहा है कि स्टेम सेल्स के द्वारा हमारे युवा साइंटिस्ट कुछ खोज करें। तो सिकल सेल करके जो बहुत एक भयानक बीमारी है जो आदिवासियों में भी है और वैसे भी देखी जाती है, तो उसके लिए स्टेम सेल का काम रिसर्च बहुत चल रहा है। और ये बैंगलोर में जहाँ पे ये लेबोरेटरी सेट की है, और ये मोदी जी जो है नोबेल लॉरिएट जो है, जिनको इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल के लिए 2012 में नोबेल प्राइज मिला था, जो विज्ञान के क्षेत्र में सबसे बड़ा प्राइज माना जाता है। तो ये जो प्रोफेसर है उनके साथ वो मिले। ये हमारे प्रोफेसर हैं डॉक्टर आलोक शर्मा, जिन्होंने जो हमने किताब लिखी है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड स्टेम सेल पे, मोदी जी को जो है सामने से दी, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया ये चीज़। और मोदी जी ने हमारे बुक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पे जो बुक है उसके लिए प्रस्तावना भी लिखा है, संदेश भी लिखा है, गुजराती में जो ट्रांसलेट की गई थी उसके लिए। तो ये इलाज कैसे किया जाता है, क्या ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है, इसमें कोई कट लगता है, कोई चीरा लगता है, कोई स्टिचेस लगते हैं, ये हम देखेंगे। तो ये ट्रीटमेंट बहुत सरल है, बहुत सिंपल है, बड़ा ऑपरेशन नहीं है। सबसे पहला भाग होता है कमर की हड्डी में सुई डाल के, आप ये देख रहे हैं यहाँ पे सुई डाल के बोन मैरो, खून बनाने वाले पेशी निकाले जाते हैं। ये लोकल एनेस्थीसिया में होता है। जो बच्चे हैं उनको सुला दिया जाता है ताकि उनको तकलीफ ना हो। तो सिर्फ एक सुई कमर की हड्डी में जाती है। बोन मैरो लेबोरेटरी में प्रोसेस होता है, उसमें से जो खास पेशी हम चाहिए वो कुछ घंटों में अलग निकाले जाते हैं, और वो पेशी पीठ के पानी में, स्पाइनल कॉर्ड में नहीं, पीठ के पानी में इंजेक्ट किया जाता है, जो पानी ब्रेन और स्पाइन के इर्द गिर्द घूमता रहता है ताकि वो सेल्स वहां पहुंचे जहां पे डैमेज है।
तो इस तरह से ये होता है, जैसे बोन मैरो निकाल रहे हैं, बच्चा सो रहा है और ये लेबोरेटरी में ये सेल्स की प्रोसेसिंग हो रही है और ये अलग अलग ये चेक किए जाते हैं कितने सेल्स हैं और ये पीठ के पानी में एक छोटी सुई द्वारा इंजेक्ट किया जाता है। सो कोई कट नहीं है, कोई स्टिचेस नहीं है और एकदम पतली सुई होती है, निशान भी नहीं दिखता है बाद में। ये बोन मैरो, ये जो है लाल रंग का गाढ़ा बोन मैरो होता है खून की तरह, उसमें से हमें लाल पेशी नहीं चाहिए और ये जो सफ़ेद पेशी है ये अलग किए जा रहे हैं। जो ये सफ़ेद पेशी है ये है जो सेल्स है जो स्पाइन फ्लूइड में इंजेक्ट किए जाएंगे, चेक किए जा रहे हैं, इंजेक्ट किए जा रहे हैं। तो ये हम पीठ के पानी में इंजेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ये पानी से ये ब्रेन तक जाते हैं। तो क्यों पीठ के पानी में? क्योंकि हम जो जिस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं वो ब्रेन और स्पाइन में है अधिकतर और हम चाहते हैं कि ये सेल्स डायरेक्टली उधर जाए। तो एक सुई द्वारा कट कुट नहीं है, इसे मिनिमली इन्वेजिव कहते हैं, सेफ है, सुरक्षित है, कोई बड़ा मेजर साइड इफेक्ट नहीं, कोई दुष्परिणाम नहीं है इसमें। और ये सेल्स जो है अपने आप जो है होमिंग इंस्टिंक्ट होता है, जहाँ पे इंजेक्ट किए वो बराबर जहाँ डैमेज है वहाँ पे वो अट्रैक्ट होते हैं, उस तरफ जाते हैं और इधर उधर कोई लिवर में लंग्स में कहीं नहीं फंसते। तो ये सिर्फ ब्रेन या स्पाइन में ही जाएंगे। अभी ऑटिज्म या स्नोमग्नता में ये स्टेम सेल थेरेपी किस तरह काम आता है वो हम देखेंगे। तो ऑटिज्म के लिए हमें ट्रीटमेंट ढूंढना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसका प्रमाण बढ़ते जा रहा है। आप देखेंगे ये यूएस का स्टैटिस्टिक है कि 2004 में 1 in 166 मतलब 150 बच्चों में एक बच्चा जो है ये ऑटिस्टिक पाया जाता था। 2018 में देखा गया 60 बच्चों में एक बच्चा और अभी रीसेंट स्टैटिस्टिक्स है 40 में एक। तो इसकी तादाद बढ़ती जा रही है और पूरे अगर हम देखेंगे वर्ल्ड पॉपुलेशन का 1% जो है वो ऑटिस्टिक है, जो बहुत बड़ी तादाद है, बड़ी नंबर है, 70 मिलियन। तो इनमें क्या होता है? इसमें स्वमग्नता होता है, न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है, जो ब्रेन की जब ब्रेन का विकास होता है, कहीं ना कहीं ब्रेन के विकास में कोई कमी रह जाती है जिस वजह से हमें ऑटिज्म के लक्षण दिखते हैं। ये लड़कों में ज़्यादा पाई गई है और लड़कियों में कम पाई जाती है। 1.5 से 3 साल के बीच में इसका डायग्नोसिस होता है, ये ध्यान में आता है और मेन 3 प्रॉब्लम होते हैं इसमें पुअर सोशल इंटरेक्शन, मतलब लोगों से संपर्क करना जानते नहीं हैं बच्चे और बात नहीं कर पाते हैं, बात कर भी पाए तो संपर्क करने के लिए या कम्युनिकेशन के लिए बात नहीं कर पाते हैं और एक ही चीज़ बार बार करने का या रिजिड बिहेवियर होता है, जो चाहते हैं वही करना चाहते हैं। और इस वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं कि वो एक जगह बैठ नहीं सकते, उन्हें समझ में नहीं आता कि बैठे बैठे क्या करना है, या तो बहुत रोते हैं या तो बिना बात के हंसते हैं या तो बहुत हाइपर होते हैं या फिर एकदम शांत होते हैं, बात नहीं कर पाते हैं या तो बहुत सेंसिटिव होते हैं। इनको ये नहीं समझ में आता है कि अगर आवाज़ आ रही है तो उसको रिस्पॉन्ड कैसे करें, अगर कुछ दिख रहा है तो उसको कैसे रिस्पॉन्ड करें, और लोगों को समझ नहीं पाते हैं और लोगों को अपनी प्रॉब्लम नहीं समझा पाते हैं। तो नई चीज़ क्या है? अभी हम नया क्या जानते हैं ऑटिज्म के बारे में? हम ये है कि हमारी समझ धीरे-धीरे बेटर हो रही है और हम ब्रेन में क्या प्रॉब्लम है ये समझ पा रहे हैं और स्टेम सेल थेरेपी का इसका उपयोग कैसे किया जाता है ये समझ पा रहे हैं। तो की जो ब्रेन स्कैन पहले माना जाता था कि ऑटिज्म जो है ये पहले ऐसे माना जाता था कि ऑटिज्म जो है इमोशंस डिस्टर्बेंस के वजह से है, कि पहले माता पिता ध्यान नहीं दे रहे इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। पर अभी हम जानते हैं कि ब्रेन का विकास जैसे पेट में भी हो रहा है या जब बाहर निकलता है तब विकास जो है वो बराबर नहीं हो पाया, इस वजह से है। तो ये इमोशनल वजह से नहीं है, पर ब्रेन का विकास बराबर नहीं हो रहा है, इस वजह से है। दूसरा कि ऑटिज्म एक स्थायिक प्रॉब्लम है, मतलब एक बार हो जाती है तो उतना ही प्रॉब्लम रहता है, ऐसी समझ थी। पर अभी हमें दिखता है कि आगे जाके भी ये प्रॉब्लम बढ़ती है। तो ये एक स्टैटिक प्रॉब्लम नहीं है, ये बढ़ने वाली प्रॉब्लम है, भले ही ये अलग तरह से बढ़ती है आगे जाके। पहले हम मानते थे कि ब्रेन का स्ट्रक्चर एकदम नॉर्मल होता है और कुछ उसमें प्रॉब्लम नहीं होती, पर अभी हम देखते हैं कि ब्रेन के अलग अलग भागों की फंक्शनिंग इसमें अफेक्टेड है, जो हम पेट स्कैन में देखते हैं। तो
ये मेन क्या है कि हम हमें समझते हैं कि क्यों हुआ है, हमारे बच्चे को क्यों हुआ है, या प्रॉब्लम क्या है, हमने क्या गलती की है। पर ये इसके आंसर्स बहुत सारे हैं। जेनेटिक की वजह से भी हो सकती है, किसी किसी के फैमिली में भी ये रन करता है, और ये बहुत बार एनवायरमेंटल फैक्टर्स, मतलब जब गर्भ में माँ के पेट में जब बच्चा होता है तब कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बाहर निकलते समय ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो सकती है, हैवी मेटल टॉक्सिसिटी मतलब प्रदूषण की वजह से हो सकती है, ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने की वजह से भी ऐसे माना जाता है। उस पर बहुत ज़्यादा अभी तक हमारे पास एविडेंस नहीं है। और पर्यावरण में जो मैंने कहा प्रदूषण में, जैसे पानी में, हवा में है, खाने में हमारे प्रदूषित हम खाते हैं, दूषित खाते हैं, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्रीनेटल मतलब जब बच्चा माँ के पेट में होता है कि गर्भावस्था में माँ में कोई इन्फेक्शन हो गया है, या माँ कमज़ोर है, हीमोग्लोबिन कम है, या स्ट्रेस में है, या मधुमेह है, डायबिटीज़ है मदर को, या कुछ दवा खा रही है, या फिर कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, या तो ये सब प्रॉब्लम्स की वजह से होता है, या पिता की उम्र बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, इस वजह से भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। जीआई प्रॉब्लम्स मतलब इनके जो डाइजेशन में प्रॉब्लम है, तो इस वजह से भी जो है न्यूट्रिशन जो है, जो इनको विटामिन लगते हैं वो ब्रेन तक नहीं पहुंचते हैं, जिस वजह से ब्रेन की डेवलपमेंट अफेक्ट होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब बच्चा माँ के पेट में होता है और मदर अगर ज़्यादा फ़ोन यूज़ करती है, तो हो सकता है उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या रेडिएशन की वजह से। बट ये एक सोच है, ये वाकई में होता है ये हम 100% नहीं जान सकते, ये शायद उस चीज़ को ऐड ऑन कर देता है। जो मैंने बताया था प्रदूषण, जो लेड की पॉइजनिंग, आप जानते हैं डीजल पेट्रोल में लेड होता है, और लेड का प्रमाण जो हमारे पानी में, मिट्टी में बढ़ते जा रही है, और ये अगर प्रदूषित खाना या पानी माँ के पेट से अगर बच्चे में पहुंचा है, तो ब्रेन की डेवलपमेंट प्रॉब्लम होती है, जिस वजह से ब्रेन का विकास नहीं हो पाता। ये सीसा मतलब लेड, ऐसे माना जाता है कि नॉट ओनली ऑटिज्म बट अलग अलग विकलांगता, बौद्धिक विकलांगता, गतिमंदता, मतिमंदता भी जो है लेड के ज़्यादा होने की वजह से, शीशा ब्लड में ज़्यादा होने की वजह से हो सकती है। मर्क्यूरी जो पारा है, अगर इसका प्रमाण ज़्यादा है हमारे वातावरण में, तो ये भी एक प्रॉब्लम कर सकता है। एल्यूमिनियम भी ज़्यादा हम यूज़ करते हैं आजकल, तो उसकी वजह से भी। सो वैक्सीन के बारे में ऐसे माना जाता था पहले कि एक पेपर आया था जहाँ पे बोला गया था कि एमएमआर वैक्सीन, जो मीजल्स मम्स रूबेला वैक्सीन है, उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो है ऑटिस्टिक हुए हैं, ऐसी एक प्रस्तावना आई थी, पर वो जो है गलत ठहराई गई है। उसके बाद में 25 आर्टिकल आए हैं जिन्होंने दिखाया है कि एमएमआर की वजह से ऑटिज्म नहीं होता है, तो बच्चों को वैक्सीन ज़रूर दिलवाएं। अभी ब्रेन में प्रॉब्लम क्या है? अभी ठीक है, हमने बहुत सारी कारणें हो सकती हैं, बहुत सारे पेरेंट्स मुझे पूछते हैं कि क्या हो सकती है वजह, तो वजह तो मल्टी फैक्टोरियल बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलके ये प्रॉब्लम जो है आ सकती है। लेकिन ब्रेन में क्या होता है ये हम पहले नहीं जानते थे, अभी समझते हैं। जब ये ब्रेन को आप देख रहे हैं, ये ब्रेन का स्कैन है, पेट स्कैन, हम साइड से देख रहे हैं ब्रेन को। जब अगर बीच में से काटे और अंदर से देखें तो हमें दिखाई पड़ता है, ये सामने का भाग है, ये ऊपर का भाग है, ये पीछे का भाग है, और ये पीछा और निचला भाग है, ये ब्रेन के अंदर का भाग है। तो हरा और पीला हिस्सा अच्छा भाग है, अच्छे काम करने वाली पेशियां हैं, और जो ये नीला भाग है अंदर का, ये जो है कम काम कर रहा है। जितना नीला गाढ़ा, उतनी पेशियां कम काम कर रही हैं। तो ब्रेन के अंदर की भाग जो है ये कम काम करते हैं। अगर आप ये ब्रेन देखें तो ये छोटा भाग जो है, इसे सेरिबेलम कहते हैं। ये हमारे ब्रेन का वो काम करता है जैसे कि एक ट्रैफिक पुलिस करे। जो ट्रैफिक पुलिस होता है वो क्रॉस रोड या फिर जो हमारे सिग्नल है, वहां पे अगर सिग्नल बराबर ना काम करे और ट्रैफिक पुलिस ना हो, तो आप सब जानते हैं और कुछ लोग अनुभव भी कर चुके होंगे, मोस्ट ऑफ अस, कि जैम हो जाता है, ट्रैफिक जैम। तो ट्रैफिक जैम क्या, ब्रेन का जो भी काम है, जो ब्रेन मेन वाला करना चाहता है, वो अगर ये सेरिबेलम अगर बराबर नहीं उससे डायरेक्ट करे, अगर उसे सही बताए नहीं कहाँ जाना है, तो ब्रेन की सारी काम रुक जाते हैं और यहाँ ट्रैफिक जैम हो जाता है। तो सेरिबेलम बहुत महत्व का है।
और आप अगर देखें ये वाला पार्ट, यहाँ पे जो ये कोने वाला जो पार्ट है, ये होता है हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला, ऐसे कहते हैं। ये ब्रेन के अंदर का पार्ट है जो बाद में इसका विकास होता है धीरे धीरे। पहले जो है बच्चा गर्दन पकड़ता है, बैठता है, खड़ा होता है, और ये जो पार्ट है ब्रेन का, इसका विकास बाद में होता है, इसीलिए इसकी प्रॉब्लम बाद में नजर आती है। तो ये समझ, बुद्धिमत्ता, लोगों से संपर्क करना इसके लिए बहुत जरूरी है। तो ये जो 2-3 भाग हैं, ये ऑटिज्म में कम काम करते होते हैं। तो ये जो स्टडी है ये कि कौन सी पार्ट अफेक्टेड है और कितनी अफेक्टेड है और बेसिक ऑटिज्म में प्रॉब्लम क्या है, ये इसकी स्टडी जो है वर्ल्ड जर्नल ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन, ये नाम के जर्नल में न्यूरोजन हमने पब्लिश की थी। और हमने क्या देखा था, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखी है। आप यहाँ देखेंगे कि आप ये ग्राफ में एक नीला लाइन दिख रहे हैं और एक ऑरेंज लाइन देख रहे हैं, है ना, नारंगी या संतरा, नारंगी। तो ये जो नीला लाइन है ये नॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट दर्शाता है। तो आप देख रहे हैं कि 0 से 10 साल तक ये ब्रेन डेवलपमेंट बहुत फास्ट हो रही है, और 10 साल के बाद ब्रेन डेवलपमेंट हो रही है लेकिन धीरे हो रही है, धीमी हो रही है। पर आप यहाँ देख रहे हैं ये नॉर्मल ब्रेन है। ये जो नारंगी रंग का जो आप देख रहे हैं ग्राफ, तो ये ऑटिस्टिक बच्चों का ब्रेन है। इसमें क्या दिखाई देता है कि पहले इनकी ब्रेन एक्टिविटी बहुत ज्यादा थी और विद टाइम ये कम होते जा रही है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब ये है कि हमें जैसे ही पता चलता है प्रॉब्लम, हमें जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करना जरूरी है। हम जितनी देर करेंगे उतनी डिफरेंस जो है नॉर्मल बच्चों से और ऑटिस्टिक बच्चों में जो जो गैप है ये बढ़ते जाता है। इसीलिए हम देखते हैं, आगे भी दिखाएंगे, 5 साल के अंदर हम ट्रीटमेंट करें, कोई भी ट्रीटमेंट करें, तो ये बच्चे जल्दी सुधरते हैं, इनमें सुधारना जल्दी दिखाई देती है। तो अभी तक ट्रीटमेंट क्या है कि अलग अलग थेरेपीज होते हैं। ABA होता है जो सुना होगा आपने, फिर आर्ट बेस्ड थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, फिजिकल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, फिर बाकी अभी नई चीज़ें आ रही हैं, डाइट कैसे देना चाहिए, चिलेशन मतलब जो अनवांटेड लेड है ये सब निकालने के लिए प्रक्रिया होती है, न्यूरो फीडबैक होता है, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन होता है, और इन सब के साथ में स्टेम सेल थेरेपी, ये एक नई एडिशन है। तो ये सब साथ में करना होगा। तो अलग अलग थेरेपीज अपना अपना काम करते हैं, ये सब जरूरी है। ये अलग अलग थेरेपीज के बारे में है। फिजियोथेरेपी क्यों जरूरी है ये बताया गया है। एक्वेटिक थेरेपी में क्या किया जाता है तो मैं आपको बताऊं। हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी, इसके बारे में थोड़ा आगे भी मैं बताऊंगी। इसमें हाई प्रेशर में ऑक्सीजन जो है हमारे शरीर में जाता है। हम नॉर्मली एक 20% 20% ऑक्सीजन ही ब्रीथ करते हैं, यहाँ पे 100% ऑक्सीजन एंड हाई प्रेशर। इससे हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का प्रमाण बढ़ता है और वो हमारे बॉडी में रिजुविनेशन या ओवरऑल रिपेयर हमारी बॉडी को करने में हेल्प करता है। हेवी मेटल डिटॉक्स इंपॉर्टेंट है। फिर सप्लीमेंट्स, अलग अलग सप्लीमेंट्स से भी ब्रेन डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। डाइट में इंपॉर्टेंट ये है कि जहाँ तक हो सके प्रिजर्वेटिव वाला नहीं खाएं, दही जैसी चीज़ें मतलब प्रोबायोटिक्स है वो ज़्यादा दें, ज़्यादा शुगर नहीं दें। हाई शुगर कंटेंट जो है बच्चे को हाइपर एक्टिव बनाती है और पेट में गैस भी क्रिएट करती है। तो ये सब तो हम कर रहे हैं, पर ये क्या काफ़ी है, क्या इनफ है, हम और कुछ भी कर सकते हैं? तो हम ये देख रहे हैं कि अभी तक जो ट्रीटमेंट्स मैंने आपको दिखाए वो सब बाहर से मदद करती है, पर अंदर जो ब्रेन में जो डैमेज है, जो प्रॉब्लम है, उसे रिपेयर करने में कोई भी चीज़ मदद नहीं करती। तो इसीलिए जो है स्टेम सेल थेरेपी बहुत सहायक होती है। कोई विकल्प होना चाहिए हमारे हमारे लिए जो ब्रेन को अंदर से स्ट्रॉन्ग करे, अंदर से सक्षम करे, ताकि बाहर से जो आप थेरेपी दे रहे हैं, ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वो ज़्यादा अच्छा काम करे, ज़्यादा कारगर हो। तो ऑटिज्म में अगर स्टेम सेल थेरेपी हम करें तो हमें क्या दिखाई देता है, हमें क्या रिजल्ट मिलता है? वैसे तो हम 2500 के ऊपर पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर चुके हैं ऑटिज्म के। तो एक ये 700 का असेसमेंट है, एनालिसिस है, जहाँ पे हम दिखते हैं कि ऑलमोस्ट 90% पेशेंट्स में हमें फ़र्क दिखाई देता है, और 10% ऐसे होते हैं बच्चे जिनमें कोई फ़र्क दिखाई नहीं देता। और हम विद टाइम देखते हैं कुछ बच्चों में 25% बच्चों में माइल्ड इंप्रूवमेंट, थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट दिखाई देते हैं। 30% बच्चों में थोड़े ज़्यादा इंप्रूवमेंट, और
30 के ऊपर 35% ऑलमोस्ट बच्चों में अच्छे इम्प्रूवमेंट दिखाई देते हैं। किस चीज़ में हमें इम्प्रूवमेंट दिखाई देते हैं? समझ बढ़ती है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, हाइपर एक्टिविटी, चंचलता कम होती है, ज़्यादा अच्छा फोकस कर पाते हैं, अटेंशन दे पाते हैं, उनकी जो गंदे बर्ताव है, गलत बर्ताव है, उससे हम बदल सकते हैं। आप अगर उन्हें कॉल करें तो वो आपकी तरफ ज़्यादा अच्छा देखेंगे, कम्युनिकेट कर पाते हैं, खुद का काम करना सीखते हैं, टॉयलेट ट्रेनिंग हो पाती है, खाने में बदलाव आता है और धीरे धीरे बोलना भी शुरू करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहले जो हमने 32 पेशेंट्स का जो एनालिसिस किया है वो पब्लिश किया है। फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड किसी ने अगर दिखाया कि स्टेम सेल जो है ऑटिज्म बच्चों में काम आती है, कारगर है, ये न्यूरोजन से आया। उसके बाद में रिसेंटली 2019 में हमने एक 250 पेशेंट का जो डेटा जो हमने दर्ज किया है वो भी जो है बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ उसमें दिखाई दी है कि जितना जल्दी हम बच्चे को ट्रीट करें, देखिए ये, हाँ, जितने जल्दी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि उम्र अगर हम 5 साल के अंदर पेशेंट को ट्रीट करें तो ऑलमोस्ट 97 टू 98% हमें सक्सेस रेट मिलता है। तो छोटे बच्चों में रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है ट्रीटमेंट का। 5 से 10 साल की उम्र के बीच में 94 टू 95% सक्सेस रेट है और 10 टू 15 में 90% सक्सेस रेट है। तो विद टाइम थोड़ा ये सक्सेस रेट कम होते जाता है। इसका मतलब क्या है? जितना जल्दी इलाज करें उतना अच्छा होगा। लड़के लड़कियों में इक्वली इम्प्रूवमेंट आती है। तो अगर हम पेट स्कैन देखें, पेट स्कैन में हमने देखा, कुछ पहले भी देखा था, ये ब्रेन है पहले ट्रीटमेंट के पहले, ये जो नीले हिस्से हैं ये कम काम कर रहे हैं और ये 6 महीने बाद आप देखेंगे तो नीले जो खट्टे नीले हैं, डार्क नीले हैं, वो कम नीले हो गए और बहुत सारा हरा हिस्सा आपको ज़्यादा दिखाई देता है। तो मतलब ब्रेन जो है एक्टिव हो रहा है और अंदर से जब ब्रेन एक्टिव होता है तो आप जो सिखा रहे हैं वो बच्चा जल्दी सीख पाता है। तो ये ब्रेन स्कैन है, पेट स्कैन है एक। ये और एक पेट स्कैन है जहाँ पे आप देखिए जो नीले हिस्से हैं वो हरे में तब्दील हुए हैं। हरा मतलब एक्टिव पार्ट है ब्रेन का, तो ये एक्टिव एरियाज ज़्यादा हो जाते हैं। देखिए ये नीला हिस्सा जो है ये हरा हो गया है। तो ये अलग अलग जो है लिटरेचर, मतलब अलग अलग देशों में, सबसे पहले इंडिया ने दिखाया कि स्टेम सेल ऑटिज्म के लिए काम करता है, फिर एक चाइना से पेपर आया, फिर इटली से आया और फिर यूएस से आया। ये हमारे सब पब्लिकेशंस हैं या साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है। हम स्टेम सेल ट्रीटमेंट के साथ में बाकी भी थेरेपीज कर सकते हैं, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन, ओजोन थेरेपी सब की जा सकती हैं। और कुछ वीडियोस देखेंगे हम ऑटिज्म पेशेंट के। ये एक यूएस से माँ है, वो अपना बता रही है अपने बच्चे की ट्रीटमेंट के बारे में। अंग्रेजी में है ये वीडियो। I couldn't get him to engage with me. I couldn't get him to give me eye contact. Over time, he started to lose a lot of vocabulary. Right around 18 months to the age of 2 years, he just slid backward. You were flat like that. ये बच्चे के फादर डॉक्टर है, इंडियन डॉक्टर है। Look at the wall and be talking to the wall. He had problems with eye contact. He'd never look you straight in the eye. He had problems with his speech. So research and found out apart. तो लक्षण बता रहे हैं जो उन्होंने 2 से 3 साल में देखे। जो बच्चा बोलता था वो बोलना बंद कर दिया, चंचल हो गया, संपर्क नहीं कर रहा था। 2015 में वो ट्रीटमेंट के लिए आए न्यूरोजन में, जहाँ पे इस बच्चे का ट्रीटमेंट हुआ और ट्रीटमेंट के बाद गणेश में बहुत ज़्यादा तब्दीलियां दिखी। अभी ये नॉर्मल बच्चों की तरह स्कूल में पढ़ता है। Eye contact, definitely a difference in his engagement with us, with his sibling, his food. He's so much calmer now. He's all about taking his own shower. I have to just prompt him to get out, but he'll wash himself and he'll put his clothes on. We saw the PET scan images. इनके स्कैन में भी इम्प्रूवमेंट आया। I can't tell you the word. We were just so excited, thrilled. The areas that were hypoactive or non-active. जो नीले हिस्से हैं ब्रेन के वो इम्प्रूव हुए हैं। Ganesh had gone from the 3rd grade, 4th month reading level to a 7th grade, 1st month reading level in 5 months. तो उनकी 6 महीने में, 5 महीने में वो तीसरी कक्षा की जो समझ थी उतना वो पढ़ते थे, तो अभी 7वीं कक्षा का वो पढ़ पाते हैं
और जो इनकी परसेंटेज है जीपीए है वो बाकी बच्चों से भी बेटर हो गई है। स्पीच नॉर्मल हो गया है, वो स्पेनिश इंग्लिश के अलावा स्पेनिश भी बोल पाते हैं। स्पेशल स्कूल से नॉर्मल स्कूल में शिफ्ट हुए, उनके ग्रेड्स ए ग्रेड आए हैं। तो बहुत सारा इस बच्चे में फर्क दिखाई दिया है। ये एक बच्चा है जो केन्या से आया, 13 साल वो अपने घर में बंधा हुआ था क्योंकि वो इतना ज़्यादा चंचल था, इतना हाइपर एक्टिव था कि हमारे पास भी आया तो ज़मीन पे लेट के रोल करना, चिल्लाना, खुद के कपड़े फाड़ना। तो स्टेम सेल ट्रीटमेंट के बाद में शांत हो गए हैं, ट्रेनेबल हो गए हैं, समझ बढ़ गई है, घर के काम अभी कर लेते हैं, अभी स्कूल जाने लगे हैं, स्पेशल स्कूल ही सही लेकिन पहले वो भी नहीं जा पाते थे। लोगों से संपर्क करना सीख गए हैं। बिल्कुल भी कोई शब्द 13 साल उन्होंने निकाले नहीं, तो अभी थोड़े बहुत शब्द निकाल पाते हैं और साइकिल चलाते हैं और स्विमिंग करते हैं। तो ये जो चीज़ 13 साल वो सीख नहीं पाए, अभी ये बच्चा 17 साल का है। तो इतना सीवियर ऑटिज्म धीरे धीरे करके ये ऐसे कंडीशन में है कि अभी उनके पेरेंट्स उनको संभाल पाते हैं। ये बच्चा इंडिया का है, जो मुंबई का ही है। हमने वन ऑफ द फर्स्ट पेशेंट्स है हमारे। सॉरी, वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है, शांति में पता ही नहीं हो रहा, स्लो डाउन हो गया। सॉरी, इनका वीडियो प्ले नहीं हो रहा। ये और एक मैं दिखा रही हूँ आपको, ये ट्रिपलेट्स हैं, ये केनिया के हैं। एक फैमिली में 3 बच्चे, ट्रिपलेट्स। बहुत बहुत डिफिकल्ट जब हमारे पास आए तो एक रूम पूरा उनके लिए हमें खाली करना पड़ा, क्योंकि इतना दौड़ते थे, इतना थूकते थे, तो बहुत मुश्किल था इनको संभालना। सोचते थे कि इनके माता पिता कैसे इन्हें संभालते हैं। घर से भाग जाते थे, माँ बता रही है। जब थूकते थे, काटते थे। As parents, it was very traumatizing. First of all, we need to understand what is. तो हमको समझ में नहीं आता था कि क्या ऑटिज्म है, हमने तो कभी सुना नहीं था पहले। फिर हमें स्टेम सेल के बारे में पता चला तो हमें लगा कि वाह, ये एक चीज़ है जो हमें मदद कर सकती है। We had a lot of questions which we asked and we got very clear answers from Dr. Sharma. The day of the stem cell itself came. Actually, I was a bit anxious, of course, but really I didn't have fear, a bit of apprehension, anxiety, of course, as a mother, but I did. We put a needle in this pelvic bone and then we take out the bone marrow, which is the fluid inside the bone. The pure stem cells, once they are ready, a thin needle is inserted into the lower back. We inject the stem cells into the cerebrospinal fluid. It flows all the way up to the brain. Things that would have taken probably years to be accomplished in my son. तो जो चीज़ शायद बहुत साल लगने थे होने में, वो जल्दी बच्चे सीख पाए। बच्चा जो ब्रश नहीं कर पाता था, थूक नहीं पाता था, खुद के कपड़े नहीं, ये सब सीख गया है। तो तीनों में से एक बच्चा जो है ऑलमोस्ट नॉर्मल स्कूल में जाने लगा है, बात उनकी इम्प्रूव हो गई है, इनका थूकना जो है वो रुक गया है, वो एक जगह एक शांति से बैठ के खा पाते हैं। तो अब सोचिए, माता पिता को 3 बच्चे संभालना कितना मुश्किल है, वो संभालना उनके लिए ईजी हो गया है। धीरे धीरे करके इन बच्चों में इम्प्रूवमेंट आ रही है। जो बच्चे साइकिल नहीं चला पाते थे, वो अभी साइकिल पहले सिखाया गया तो भी नहीं, क्योंकि ब्रेन वो संकेत ही नहीं देता था, वो सिग्नल ही नहीं देता था। तो अभी वो सिग्नल शुरू हो गए हैं, जो जो सिखा रहे हैं वो जल्दी ही सीख पाते हैं। I'm going to send you to buy tomato paste. तो अभी ये भेज रहे हैं रिक को I'm going to send you to buy what? कुछ सामान खरीदने के लिए। In the shop. Where is the shop? Okay. So I'm going to give you for what?
क्योंकि कितना सयाना हो गया है, भले उसे नहीं काउंट करना आता पर एटलीस्ट इतना पता है उसको कि सामान लेके पैसे देके आना है। Parents ask, so do you really think stem तो cell इन्हें जब पूछते हैं works? कि स्टेम सेल वाकई में काम करता है क्या, तो उन्हें याद आता है वो टाइम जब बच्चे बिल्कुल संभालने लायक नहीं थे, संभलते नहीं थे, और अब का जब वो साइकिल चला लेते हैं, खुद का काम कर लेते हैं। तो ये वो खुद एक्सपीरियंस कर रही हैं ऐसे। मर्सी बता रही हैं, इनका नाम मर्सी। Of course, for me, stem cell works. I'll do it until my children. तो ये कुछ उदाहरण हैं। ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं। अभी मैं अगले टॉपिक पे जाऊंगी, सेरेब्रल पॉलिसी। सेरेब्रल पॉलिसी मतलब जो ब्रेन में डैमेज है, जब जन्म के समय ऑक्सीजन का प्रमाण कम हो जाता है, तो ब्रेन जो है में डैमेज होता है। ये प्रॉब्लम प्रेगनेंसी के समय बच्चे का ब्रेन का विकास सही नहीं है, या अंदर उनको ऑक्सीजन बराबर नहीं मिल रहा है, खून बराबर नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है जन्म के दौरान समय जो है ब्रेन में, डिलीवरी के समय जो है बच्चा रोया नहीं, या फिर बाहर निकलने के बाद में शुगर कम हो गया, फिट्स आ गए, तो ऐसे टाइम पे भी ऑक्सीजन का प्रमाण ब्रेन में कम होता है। तो जो जिस भाग में ब्रेन के जिस भाग में डैमेज है उस हिसाब से लक्षण हमें दिखते हैं। कोई होता है कि एक साइड जो है बराबर काम नहीं करता है। कुछ बच्चे होते हैं जो कमर के नीचे जो प्रॉब्लम होती है, कुछ होते हैं गर्दन के नीचे, गर्दन भी नहीं पकड़ पाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो लड़खड़ा के चलते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है, जैसे पीलिया की वजह से जो डैमेज हुआ है। तो ये अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग अलग स्पैस्टिक हो सकता है, टाइटनेस बहुत ज़्यादा है हो सकती है, डिस्काइनेटिक मतलब बहुत ज़्यादा मूवमेंट है, अटैक्सिक मतलब लड़खड़ाते हैं। तो ये पेट स्कैन है जो आप देख रहे हैं। ये डैमेज जो नीला ब्लैक हिस्सा है पूरा डैमेज है, पर जो नीला हिस्सा है इसे हम बचा सकते हैं। ब्लैक हिस्सा है जो पूरा मर चुका है, यहाँ पे सिर्फ खपली रह गई है, लेकिन जो ब्लू एरिया है, ये ब्लू नीले हिस्से हैं, इन्हें हम बचा सकते हैं, इन्हें रिट्रेन कर सकते हैं। और स्टेम सेल थेरेपी वो करती है उसके साथ में, इसीलिए एक्सरसाइज या रिहेबिलिटेशन बहुत आवश्यक है। तो अलग अलग लक्षण क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, पैर मुड़े हुए हो सकते हैं, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, सर बड़ा या छोटा हो सकता है, गर्दन पकड़ना नहीं आया, बैठना नहीं आया, संतुलन नहीं हुआ। तो अभी तक ट्रीटमेंट क्या थी? एक्सरसाइज, पुनर्वसन, रिहैबिलिटेशन, व्यायाम, उसके साथ में कुछ दवा हो सकती थी, फिट्स आए तो दवा, टाइटनेस के लिए दवा, या मूवमेंट ज़्यादा हो उसके लिए दवा, कॉन्स्टिपेशन के लिए दवा, टाइटनेस के लिए इंजेक्शन, बोटॉक्स इंजेक्शन, ये अलग अलग पर्याय आपके पास से। ऑपरेशन भी करते हैं बहुत लोग, जो है पैर के पीछे जो टाइटनेस हो जाती है तो उसके लिए छोटा एक कट होता है, वो ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ये सब उपचार और जो है बाहर से मदद करती थी अभी तक, लेकिन उसके साथ में जब स्टेम सेल किए जाए तो हमें जो है रिजल्ट जल्दी मिलता है। जो चीज़ 1 साल में होने वाली वो आपको 3 महीने में मिलेंगे। जैसे कुछ जब हमने इनका विश्लेषण किया तो हमने देखा कि ऑलमोस्ट 91% जो है 91% जो है पेशेंट्स में इम्प्रूवमेंट हमें दिखाई देती है। किस तरह में? सबसे पहले अगर हम ऊपर से नीचे देखें तो इनकी जो है समझ बहुत अच्छे से बढ़ती है। अधिकतर बच्चों में हम देखते हैं कि समझ बढ़ती है। फिर उसके बाद में उनकी जो जीभ की मूवमेंट है, लिप की मूवमेंट है, स्वॉलोइंग है, च्यूइंग है, गिरना, गिटकना, चबाना, ये सब चीज़ें इम्प्रूव बहुत अच्छी सुधारती हैं। फिर गर्दन पकड़ना, गर्दन पकड़ने में जल्दी आती है। गर्दन जब पकड़ने लगेंगे तो इनका जो धड़ है वो स्थिर होगा, तो वो बेटर बैठ पाते हैं, और बैठ पाएँ तभी खड़े होके चल पाएंगे। इस तरह से इम्प्रूवमेंट होती है। फिर हाथ पैर की टाइटनेस कम होती है और हाथ का उपयोग करना ज़्यादा अच्छा होता है। और जैसे मुंह समझ बढ़ती है और मुंह का चबाना सब इम्प्रूव होता है, तो बोलने में भी हमें फ़र्क दिखाई देता है, खुद का काम करना ही सीख पाते हैं। तो 260 बच्चों में अगर हम विश्लेषण देखेंगे तो हम अलग अलग एरियाज में, जैसे अगर देखें कि हाथ की मूवमेंट जो है अगर 240 बच्चों में अफेक्टेड थी तो 130 में हमें फ़र्क दिखाई देता है। इस तरह से खड़े होना सीखते हैं, बैठना, पहले जो बच्चे बैठते भी नहीं थे वो बैठ पाते हैं। टोन, मैंने बताया, टोन, बॉडी का टोन इम्प्रूव होता है। अलग अलग मूवमेंट वो अच्छा कर पाते हैं, घोड़ा बन पाते हैं। इस तरह से इनकी इम्प्रूवमेंट दिखाई देती है। अलग अलग स्कोर्स हम करते हैं उसमें इम्प्रूवमेंट दिखाई देती है। और ब्रेन के स्कैन में अगर आप देखें, ये सीपी में, सेरेब्रल पॉलिसी में डैमेज बहुत ज़्यादा होता है ब्रेन में, बड़े वाले हिस्से में भी डैमेज होता है। तो ये देखिए नीला काला हिस्सा जो है, इसमें नीले हिस्से हैं और काले हिस्से हैं। तो काले हिस्से इम्प्रूव नहीं होते, ये 6 महीने बाद का है।
पर नीले हिस्सों में इम्प्रूवमेंट आपको दिखाई देती है। तो ये नीले हिस्से हरे में तब्दील होते हैं, मतलब इनएक्टिव पार्ट जो है एक्टिवेट होता है। ये एक बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है, जो पेशेंट बिल्कुल नहीं कुछ कर पाता था, गर्दन भी नहीं पकड़ पाता था, इतनी टाइटनेस थी, पूरा हमारे पास आया तो जैसे हाथ में लेके आए पेरेंट्स। तो ये जब इसका स्कैन किया 2016 में, तो आप देखिए ये ब्रेन आधा ही बना हुआ था, ये बाकी पार्ट तो कुछ था ही नहीं। और 2 या 3 ट्रीटमेंट के बाद का ये स्कैन है। तो आप देख रहे हैं कि ब्रेन जो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, वो अभी दिखने लगा है, एक्टिवेट होने लगा है। ये जो है 30 महीनों के बाद का। तो इसके बीच में हमने 2 या 3 बार ट्रीटमेंट किया है, जैसे 6 महीने 1 साल बाद रिपीट किया, तो धीरे धीरे ब्रेन में हमें इम्प्रूवमेंट दिखाई देने लगी। ये साइंटिफिक पेपर्स हैं, और कुछ मरीजों में हम देखेंगे क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुए। ये बच्चा नाइजीरिया से आया, पीलिया के वजह से बॉडी पे कोई कंट्रोल नहीं, ब्रेन के वो हिस्से में डैमेज है जहाँ पे कंट्रोल नहीं होती है। तो ट्रीटमेंट के बाद देखिए 1 ही महीने में वो उसका संतुलन बढ़ गया, वो खुद मतलब कम से कम सपोर्ट के साथ बैठ पाया, पहले लुढ़क जाता था इस तरह से, वो खुद को उठा भी नहीं पाता था। तो स्टेम सेल ट्रीटमेंट के बाद में लुढ़कना कम हुआ, और वो खुद की बॉडी पे नियंत्रण आने की वजह से खुद अपने हाथ के सपोर्ट से उठ पाया। ये हमारी थेरेपिस्ट भी बहुत अचंभे में, आप देख रहे हैं उनके एक्सप्रेशन। ये 1 महीने में देखा गया, जैसे ये पहले बैठा तो लुढ़क जाता था, और अभी वो खुद का पोस्चर मेंटेन कर रहा है। फिर इनको सिखाया गया कि बैठ के जो है खुद के बॉडी का जो है एटलीस्ट नहाना कैसे किया जाए। तो ये पहले इनको वेट, हाथ में इनके वेट से और वेट को लेके वो बैठते थे, तभी वो स्थिर रह पाते थे। पर अभी जो देखिए बिल्कुल अच्छे से स्थिर बैठ पा रहे हैं। फिर इनको सिखाया गया हाथ का इस्तेमाल कैसे करना, और ये खुद को, तो समझ भी इनकी बढ़ने लगी, जो बिल्कुल ना समझते समझ भी बढ़ने लगी। ये एक बच्चा है भुवनेश्वर से, सबसे पहले 4 साल पे आया, अभी 7 साल का है, जो मुश्किल से गर्दन पकड़ता था, बैठ नहीं पाता था, रेंग नहीं पाता था। तो अभी देखिए धीरे धीरे इनमें इम्प्रूवमेंट आई, ये पहले की, और ये धीरे धीरे उठना, बैठना, खड़े रहना, चलना, ये सब इम्प्रूव हुआ है। और अभी बोलने में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, समझ भी बहुत अच्छी इनकी बढ़ गई है। और अभी ये स्कूल भी जाते हैं, पहले देखिए इनको कैलिपर लगते थे, पट्टा लगता था, और धीरे धीरे पट्टा चला गया। अभी वो हाल ही आके गया है, तो चलने में भी मतलब उसको पट्टा वगैरह नहीं लगता है, उसकी समझ बढ़ गई है, वो बॉडी पार्ट्स जैसे आइडेंटिफाई कर रहा है, स्कूल में स्कूल एनिमल्स वगैरह आइडेंटिफाई कर पाता है, बोलने में बिल्कुल ही नहीं बोल पाता, तो सुधारणा इनकी बोलने में बहुत अच्छी हुई है। ये मैं जिसका स्कैन आपको दिखाया, देखिए बिल्कुल गर्दन भी नहीं पकड़ पाता था ये बच्चा, इतना टाइट भी था। ये धीरे धीरे इनमें देखिए गर्दन उठाने लगा है। पहले कैसा था देखिए, बिल्कुल मतलब गर्दन रहती भी नहीं थी इनकी, वो इम्प्रूव हुआ। पहले इनकी जो है सिटिंग पोस्चर बैलेंस बिल्कुल नहीं था, पैर एकदम टाइट थे। यहाँ पे देखिए वो बैठ पाते हैं, खड़े रह, धीरे धीरे खड़े रह पा रहे हैं। तो ये जो है जिनका ब्रेन डेवलप होते हुए 30 महीनों में मैंने दिखाया था, वो बच्चा है ये। देखिए बिल्कुल जैसे इधर उधर उसको इंटरेस्ट भी नहीं था, अभी इंटरेस्ट भी आने लगा। जो बच्चा गर्दन भी नहीं पकड़ता था, अभी इनको चलना सिखा रहे हैं, देखिए। तो ये इतना आपको पेशेंस लगता है, क्योंकि ब्रेन डैमेज रिपेयर करना आसान बात नहीं है, पर कोशिश अपनी तरफ से भी बहुत ज़रूरी है। अभी मतिमंदता, गतिमंदता या बौद्धिक विकलांगता, ये है पेट स्कैन। इनमें ये ब्लू एरियाज जो है ये डैमेज हमें दिखाई दे रहे हैं। और इन बच्चों में भी हम देखते हैं कि 85% बच्चों इंडिविजुअल्स में हमें फ़र्क दिखाई देता है, समझ बढ़ती है, मेमोरी जो है याद रखना, जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, लोगों से संपर्क करना, और टॉयलेट ट्रेनिंग, ये सब चीज़ों में हमें फ़र्क दिखाई देता है। ये जो है ब्रेन में आप देख रहे हैं डैमेज ट्रीटमेंट के पहले 6 महीने बाद। फर्स्ट टाइम कभी पब्लिश किया है इन द वर्ल्ड की इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में स्टेम सेल थेरेपी काम आती है, वो न्यूरोजन से हुआ है। ये जो मैंने आपको स्कैन पहले दिखाया था, ये पूरे ब्रेन श्रिंक है, ब्रेन की एक्टिविटी बहुत ही कम है, ट्रीटमेंट के बाद इनमें काफ़ी तब्दीली आई है। ये कुछ और है, देखिए ये जो नीले हिस्से हैं ये हरे हो गए हैं। ये अलग अलग साइंटिफिक प्रकाशित जो प्रकाशित किए हैं हमने।
ये जो है 20-22 साल की लड़की हैं जिनकी समझ कम थी, एक जगह बैठ के वो सीख नहीं पाती थी, बस रोती थी। तो इरिटेशन कम हुई है, जो बोला गया है वो समझ पाती हैं, पेन पकड़ के कुछ लिख पाती हैं, पहले वो भी नहीं कर पाती थी, अभी तो वो रंगोली भी बना लेती हैं। ये इनका लेटेस्ट इनका अपडेट है। इनकी जो एग्रेसिवनेस है, जो चिड़चिड़पना है, वो सब कम हुआ है। अलग-अलग एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट लेने लगी हैं, पहले बिल्कुल नहीं इंटरेस्ट लेती थी। ये जो है हमारे पास आई थी तब 26 साल की थी, अभी तो ऑलमोस्ट 30 इयर्स की हैं। प्रतिभा है इनका नाम, और स्टेम सेल ट्रीटमेंट के बाद में मैं अक्सर कहती हूँ प्रतिभा की प्रतिभा निखर आई है। तो समझ तो कम थी इनकी, पर फिर भी काफ़ी चीज़ें कर पाती थी। पर ये हैंड आई कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, छोटी-छोटी चीज़ें जो है, जो हम टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं, ये बच्ची नहीं कर पाती थी। कूदना, बराबर चलना, चलती थी लेकिन वो बराबर समझ के चलना, स्टोरीज़ बताना, किससे किस तरह से बात करना है वो। और उससे ज़्यादा सबसे अच्छी बात इनमें इम्प्रूवमेंट ये हुई है कि समझदारी तो बड़ी है। वो 26 साल जो है अपने पेरेंट्स के रूम में ही सोती थी, पर ट्रीटमेंट के बाद उन्होंने कोशिश की इनको अलग रूम में सुलाने की, जो वो अभी सो पाती हैं अलग से। तो वो एक इंडिपेंडेंट हो गई, स्वावलंबी हो गई हैं और सितार बजाने लगी हैं। पहले जो है भरतनाट्यम करती थी, पर ताल इनके अच्छे नहीं हो पाते थे। पर अभी इनकी काउंटिंग इतनी अच्छी हो रही है, और मतलब सितार में जो रिदम लगता है, बिना देखे बजाना पड़ता है, वो अभी वो कर पाती हैं। तो स्टेम सेल थेरेपी से ब्रेन इतना अच्छा एक्टिवेट हुआ है कि वो करना, खाना बनाना, ये सब चीज़ें। एक कैफेटेरिया में काम करती है जो ऐसे बच्चे चलाते हैं, और वहाँ पे वो टिफ़िन पैक करना, लोगों को रोज़ काम पे जाना, ये इनके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई है। तो ये इस बच्ची में बहुत अच्छे इम्प्रूवमेंट्स हमें दिखाई देती है। बच्ची तो नहीं, एक अभी गृहिणी की तरह हो गई है वो। तो रिदम, सेंस, ये सब चीज़ें। प्रतिभा का नया डाउन सिंड्रोम काफ़ी बच्चे आप देखते होंगे। डाउन सिंड्रोम ऐसी एक कंडीशन है जहाँ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं इसे। 21 नंबर का जो क्रोमोसोम है, 2 के बजाय जो सब क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे, 2-2 होते हैं, और इसलिए हमारी जो मतलब फीचर्स होते हैं उस वजह से होते हैं। 21 नंबर की 3 होती है, और कोई चीज़ ज़्यादा भी हो तो अच्छी नहीं होती, कम भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं। तो बच्चे देते हैं जिनकी फीचर्स अलग होते हैं, मोंगोलाइड फीचर्स या चाइनीज़ जैसे इनके आँख होते हैं, कान अलग फ्लैट होते हैं, और इनके हाथ में एक ही रेखा होती है। अक्सर इनके हार्ट में होल होता है, थायराइड की प्रॉब्लम होती है, और ब्रेन का विकास जो है बराबर नहीं होता है। तो जिस तरह से प्रॉब्लम होती है, अगर हार्ट में होल है तो फिर ऑपरेशन लगता है, अगर थायराइड की प्रॉब्लम हो तो दवा देनी होती है, अगर और कोई प्रॉब्लम है तो उस हिसाब से मेडिकल ट्रीटमेंट होती है। पर ब्रेन का विकास करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो ब्रेन का विकास करने के लिए जो है स्टेम सेल ट्रीटमेंट काम आती है। तो हम ये देख रहे हैं, जैसे पेट स्कैन आप देख रहे हैं, ये जो है समझ की जगह है, और ये बोलने की जगह है। स्पीच में इनकी बहुत प्रॉब्लम होती है, तो ट्रीटमेंट के बाद में समझ बुद्धिमत्ता इम्प्रूव हुई है, इसमें इम्प्रूवमेंट, और जो है सेरिबेलम इम्प्रूव हुआ। ये एक पेशेंट जिसको डाउन सिंड्रोम है, उनका ये स्कैन है। और कुछ हम वीडियोस देखेंगे। तो ये बच्ची है 24 साल की, डाउन सिंड्रोम। आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम नाम की एक छोटी सी जगह से आई थी ट्रीटमेंट के लिए। तो 24 साल की उम्र में बहुत एग्रेसिव थे, और संभाल नहीं पाते थे इनको, उनकी माँ। उनकी समझ भी कम थी, और छोटी छोटी चीज़ें जैसे फाइन मोटर एक्टिविटी है, छोटी छोटी चीज़ें करना, ये भी उनके लिए पॉसिबल नहीं था। स्टेम सेल ट्रीटमेंट के बाद समझ भी बढ़ी है, एक स्थिरता बढ़ी है उनकी, प्लस बोलने में जो क्लैरिटी है वो इम्प्रूव हुई है। अभी वो गाना, कर्नाटिक म्यूजिक सीखती हैं, खुद का काम करना, दूसरों के लिए आप देखिए दूसरों का बाल बनाना सीख रही हैं। तो घर पे उनके माता को मदद करती हैं,
उनको कलर्स और शेप्स, नंबर्स समझने लगे हैं, जो बिल्कुल 24 साल वो जो सीखी नहीं थी, वो ट्रीटमेंट के बाद वो सीख पाई हैं। घर पे मिक्सी चलाना, जूस बनाना, ये सब घर पे काम अभी कर पाती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्रेस कर रही है नंबर पेन पकड़ के, जो पेन पकड़ना ग्रिप भी इनके लिए पॉसिबल नहीं था। ये एक 12 साल की है, अभी अभी 14 साल की हो गई है खुशी। तो हमारे पास आई थी तब स्पीच में बिल्कुल क्लैरिटी नहीं थी, समझ भी कम थी, स्कूल तो जा रही थी लेकिन सीख कुछ नहीं पा रही थी। तो अभी पजल सॉल्व करने लगी है, ABCD लिखने लगी हैं, वीक्स ऑफ द डे लिखने लगी हैं, छोटे छोटे कैलकुलेशंस एंड नंबर्स के वो करने लगी है, उनकी रिदम सेंस इम्प्रूव हुई है। मैंने बोला स्पीच भी इम्प्रूव हुई है, इनको जंपिंग वगैरह नहीं जमता था, मसल टोन बहुत लो था, तो इनमें काफ़ी सुधार आया है ट्रीटमेंट के बाद में। आप देख रहे हैं नंबर्स रिकॉग्नाइज कर रही हैं, घर पे वे मम्मी को मदद भी करती हैं। मोटर प्लानिंग मतलब कैसे चढ़ना उतरना, ये सब पहले पकड़ के करना पड़ता था, अभी खुद कर लेती है। तो जल्दी इनकी सीखने की क्षमता बढ़ गई है ट्रीटमेंट के बाद में, स्टेम सेल ट्रीटमेंट के बाद में। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, स्नायु दुर्बलता, इसके बारे में थोड़े से बताऊंगी क्योंकि ये अपने में एक बहुत बड़ा एक विषय है। स्नायु दुर्बलता अलग अलग टाइप्स के होते हैं। इसमें जो है जो व्यक्ति है उसकी स्नायु धीरे धीरे खराब होती जाती है, जिस वजह से चलना बंद हो जाता है, हाथ उठाना बंद हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होने की वजह से अक्सर बच्चों की डेथ होती है। तो एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, और जेनेटिक प्रॉब्लम को हम रूट से नहीं निकाल सकते हैं, उसको जड़ से नहीं निकाल सकते हैं, स्टेम सेल से भी नहीं। पर स्टेम सेल्स क्या करेगी, जो इनकी प्रॉब्लम क्या है कि मसल में चर्बी जमा होने लगती है, खून बनाने की प्रक्रिया मसल में कम हो जाती है, इनकी कनेक्शंस जो है ये जल्दी इनकी डेथ हो जाती है सेल्स की। तो ये जो है स्टेम सेल से एक आधार मिलता है कि मसल रिपेयर करना इम्प्रूव हो जाता है। मसल में जो स्टेम सेल्स कम होते जा रहे हैं वो हम दोबारा उनको प्रोवाइड करते हैं, इनमें जो सूजन है वो कम हो जाती है, जो खून कम पहुंचता है वो खून बनाने की प्रक्रिया हम बढ़ाते हैं मसल्स में ताकि उनको ऑक्सीजन ज़्यादा मिले। जो सेल डेथ होती है, सेल अपने आप मरने लगते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, वो प्रक्रिया को हम रोकते हैं, और चर्बी जमा होने लगती है वो हम उसे स्टॉप करके मसल को ठीक रख पाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि प्रॉब्लम जो बढ़ रही है उसे हम रोक पाते हैं। प्रॉब्लम को पूरे जड़ से नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम बढ़ रही है, कॉम्प्लिकेशंस आने से हम उसे रोक सकते हैं। तो जो डुचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नाम की जो बीमारी है, जो सबसे ज़्यादा सीवियर होती है, तो उसमें हम देखते हैं कि जो प्रॉब्लम जो बच्चे चलना बंद कर देते हैं, जो नीला लाइन है विदाउट स्टेम सेल है, बहुत जल्दी चलना बंद कर देते हैं। तो नहीं सॉरी, ये जो है सर्वाइवल है, जो बच्चों की डेथ जल्दी हो जाती है, ये हम इस प्रॉब्लम को रोक पाते हैं, डेथ को हम डिले कर सकते हैं। तो ये अलग अलग पब्लिकेशंस हैं। ये एक पेशेंट आया 4 साल का हमारे पास, फ्रॉम स्लोवेनिया नाम की एक कंट्री है, वहाँ से उनको 11 महीने की एज पे डिटेक्ट हुआ था कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। तो हमारे पास आए तो इनकी डेवलपमेंट हम देख रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट जल्दी हो रही है, ज़्यादा फास्ट चल पा रहे हैं, 2 घंटे चल पाते हैं ट्रीटमेंट के बाद में। पहले गिर जाते थे, अभी देखिए दौड़ पाते हैं, और इनको ट्रीटमेंट से कोई नुकसान नहीं हुआ है। पहले सपोर्ट लगता था, आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लाइम करने के लिए, यहाँ पे अभी वो खुद कर रहे हैं। MRI जो हम करते हैं मसल्स की, उसमें भी सुधार दिखाई दिया है कि प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, और अभी वो साइकिल भी चलाते हैं जो वो बच्चा नहीं चला पाता था। तो इनमें भी जल्दी ट्रीटमेंट करो तो एटलीस्ट हम प्रॉब्लम बढ़ने से रोके। इसका प्रिंसिपल ये है कि जैसे एक बिल्डिंग है जो पुरानी हो रही है, तो हम उसको पूरी तरह ठीक नहीं कर सकते हैं या गिरा के नई बिल्डिंग नहीं बना सकते हैं, लेकिन हम इसको प्लास्टर चढ़ा सकते हैं।
तो 1 से ज़्यादा बार भी स्टेम सेल ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। किस तरह के सुधार होते हैं, जैसे हाथ की मसल की एक्टिविटी देखिए, वो ज़्यादा वेट लगा के हाथ की मसल हाथ ऊपर कर पा रहे हैं। जो ऑल फोर्स है उसमें वो ज़्यादा अच्छा विदाउट स्प्लिंट्स, मतलब हाथ बड़ा अच्छे से रख पा रहे हैं, रोलिंग अच्छे से कर पा रहे हैं, जितना उनको एक एक पैर पे खड़े रह पा रहे हैं। स्पीड इनके चलने की बढ़ गई है, ज़्यादा अच्छे से वो उनकी स्टेबल वॉकिंग होने लगी है, बैडलिंग नहीं है। और सीढ़ियाँ चढ़ने में पहले भी दिक्कत थी, अभी भी है, लेकिन वो दिक्कत कम हो गई है और सीढ़ियाँ उतरना ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी मतलब एक्सीडेंट की वजह से या कुछ इन्फेक्शन की वजह से अगर आपके स्पाइनल कॉर्ड में जो है प्रॉब्लम हुई, डैमेज हुई, गर्दन के नीचे कोई पैरालाइज हो जाता है या कमर के नीचे, तो ऐसे पेशेंट में भी हमें इम्प्रूवमेंट दिखाई देता है। इनमें हम लोग क्या क्या देखते हैं कि टाइटनेस कम हो जाती है, कमर की ताकत इम्प्रूव होती है। जो गर्दन के नीचे पैरालाइज होते हैं उनमें हाथ में पावर ज़्यादा अच्छी आ जाती है। नेक डाउन पैरालाइज रहेंगे तो हमारा मेन एम होता है इनको व्हीलचेयर इंडिपेंडेंट बनाना, ताकि हाथ की ताकत बढ़े और वो खुद से बैठ पाए और व्हीलचेयर पे शिफ्ट हो पाए। जो कमर के नीचे पैरालाइज होती है उनको विद सपोर्ट चलाना, ये हमारा काम होता है। ये अलग अलग साइंटिफिक पब्लिकेशंस हैं और कुछ उदाहरण देखेंगे। ये कैप्टन मनीष हमारे पास आए, ये आर्मी में जवान कैप्टन हैं, अभी तो मेजर हो गए हैं। तो जब ये बॉर्डर पे थे तो इनको गोली लगी थी इनके स्पाइन में, हमारे पास आए तो पूरे बेड रिडन थे। ट्रीटमेंट के पहले वो खुद से कुछ भी नहीं कर पाते थे, स्टेम सेल के बाद में एटलीस्ट उनका अपर बॉडी इम्प्रूव हुआ, उनका शिफ्टिंग देख रहे हैं आप, व्हील चेयर से वो कार में शिफ्ट हो पाते हैं। ये विद सपोर्ट खड़े रह के इस तरह से इनकी ट्रेनिंग दी गई, पहले स्प्रिंट से इनको चलाया, फिर इनको सीढ़ियाँ, इनको शौर्य चक्र भी मिला है इनके काम के लिए। प्लस ये वापस जाके ये आर्चरी में, मतलब कि आर्चरी सॉरी शूटिंग में, राइफल शूटिंग में इनका प्राधान्य है, तो इसमें वो अच्छे से मतलब मेडल जीता है इन्होंने पैरा ओलंपिक्स में। ये और एक पेशेंट है, कमर के नीचे D10 D11 इंजरी, कमर के नीचे पैरालाइज। तो धीरे धीरे पहले धड़ इम्प्रूव होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट समझना है कि यहाँ पे हम मोटर पावर इम्प्रूव कर रहे हैं। सेंसेशन इम्प्रूवमेंट कुछ पेशेंट में होती है, लेकिन वो बहुत देर से होती है। तो पहले होता है कमर में ताकत आना, फिर कमर में ताकत आई तभी बटक्स में ताकत आना, इस तरह से इनकी इम्प्रूवमेंट होती है। हाथ को भी स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है, ये तो खड़े भी नहीं हो पाते थे, आप देख रहे हैं कि पहले बड़े वाले वॉकर में पहले इतना सपोर्ट लगता था, अभी कम से कम सपोर्ट से शिफ्टिंग भी कर लेते थे, फिर हॉपिंग, इस तरह से धीरे धीरे इनमें इम्प्रूवमेंट आने लगी है। पहले पैर में इतना सपोर्ट लगता था, पीछे भी कोई चाहिए होता था, अभी ये छोटे वॉकर पे भी विदाउट सपोर्ट, यहाँ पे सिर्फ सेफ्टी के लिए कोई खड़ा है, पहले कंप्लीटली व्हील चेयर पे थे। अभी आप देख सकते हैं कि विद सपोर्ट ही सही, लेकिन घर पे भी उन्होंने प्रैक्टिस की कि इनकी सपोर्ट है धीरे धीरे कम होते जा रही है। पहले ऑलमोस्ट हिप तक था और अभी नी के ऊपर की सपोर्ट है। और आप देखेंगे फिर पैरेलल बार और स्टेयरकेस क्लाइंबिंग सीख रहे हैं, अभी ये इंडिपेंडेंटली वो चढ़ना उतरना कर पाते हैं स्लोप से। अभी देखेंगे सपोर्ट, देखिए कम होते जा रहा है इनका, सपोर्ट देख रहे हैं तो ये रोड पे चल रहे हैं अभी वो बिना पकड़े, बिना सपोर्ट के खड़े हो पा रहे हैं। तो इस तरह इनकी इम्प्रूवमेंट हो रही है। ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस, सबसे ज़्यादा हम अगर ब्रेन का प्रॉब्लम कोई देखेंगे तो पैरालिसिस पहले माना जाता था कि ये वृद्धों में ही होता है, पर अभी हम देख रहे हैं कि 18 साल, 20 साल, 25 साल में भी पैरालाइज हो रहे हैं, जिस वजह से पूरी विकलांगता की वजह से जो काम करना बंद हो जाता है। और यंग पेशेंट्स जो हैं, जो घर पे सब कमाते हुए व्यक्ति जो हैं पूरी तरह विकलांग हो जाते हैं। इनमें ये ब्रेन हेमरेज का स्कैन है, जो पूरा जो गाढ़ा नीला हिस्सा ये सब डैमेज था। तो स्टेम सेल के बाद पूरी तरह तो नहीं इम्प्रूव हुआ, लेकिन एक 15 से 20% हम इम्प्रूवमेंट ब्रेन के फंक्शनिंग में देख रहे हैं, जिस वजह से पेशेंट में इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा दिखाई देता है।
ये हेड इंजरी जब ब्रेन में डैमेज होता है ड्यू टू एक्सीडेंट्स, तो उसमें भी अच्छे इम्प्रूवमेंट हमें दिखाई देते हैं। कुछ वीडियोस देखेंगे ये अलग अलग। तो ये देखिए ब्रेन स्कैन, ये जो नीला हिस्सा है ये डैमेज है, ट्रीटमेंट के बाद में आप देख रहे हैं इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है। कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। ये पेशेंट 18 साल का था जब ये ट्रेन से गिर के इसको सीवियर हेड इंजरी हुई थी, बॉम्बे में कोमा में था। कोमा से निकलने के बाद बहुत मुश्किल था हैंडल करना। देखिए एकदम विकलांग और कुछ समझ नहीं आता था इसको, बहुत चिड़चिड़ करता था, लोगों को मारता था, तो हाथ बांध के इनकी थेरेपी करनी पड़ती थी। ये देख रहे हैं आप, स्टेम सेल के बाद में शांत हो गए हैं, समझ बढ़ गई है, सब कम से कम सपोर्ट से भी खड़े रह पाते हैं, हाथ का इस्तेमाल कर पाते हैं, टाइटनेस इनकी हाथ की कम हो गई, हाथ का इस्तेमाल, ये खाना, हाँ अभी अलग अलग बॉडी पार्ट्स बता पाते हैं, टाइम बता पाते हैं, उनको जो चाहिए वो समझा पाते हैं। बिस्किट देखे आप खा पाते हैं खुद के हाथ से, टाइम बता पाते हैं। तो बहुत सारी इनमें सुधारना हुई, गिनती बता रहे हैं, नंबर्स बता रहे हैं, ये बता रहे हैं अलग अलग, आँख कान बता रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं। पहले बहुत मुश्किल था, चिड़चिड़ भी करता था, और इतना देख रहे हैं आप अपने भाई को तकलीफ दे रहा है, अभी बिल्कुल शांति से विद सपोर्ट खड़ा हो जाता है 2 लोगों के असिस्टेंस से और चल पाता है। मोटर न्यूरॉन डिसीज जो स्टीफन हॉकिंग मैंने शुरुआत में बताई थी, उनको ये प्रॉब्लम थी, ये बहुत फास्ट बढ़ने वाली प्रॉब्लम है और 2 से 5 साल में ऐसे व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तो स्टेम सेल ट्रीटमेंट अगेन पूरा इलाज नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को धीमा कर सकता है, स्लो डाउन कर सकता है। तो स्टेम सेल ये अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए स्टेम सेल काम आ सकती है, आती है। कॉम्प्लिकेशंस या साइड इफ़ेक्ट्स क्या है? वैसे नो मेजर साइड इफ़ेक्ट्स कोई नहीं है, इससे कोई लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम होगी ऐसा नहीं है जब हम खुद के पेशेंट के स्टेम सेल्स यूज़ करते हैं तब। कुछ लोगों में हेडेक होता है इमीडिएटली ट्रीटमेंट के बाद में, इसे स्पाइनल हेडेक कहा जाता है, तो 3 से 4 दिन में ठीक हो जाता है। जो पेशेंट जिनको फिट्स आते हैं या जिनके ईईजी में प्रॉब्लम दिखाई देती है, उनमें 2 से 3% चांस है कि फिट आ सकती है ट्रीटमेंट के बाद में। उसके लिए दवा देना ज़रूरी है, जो हम पहले से दवा दे के वो उसका प्रमाण कम कर देते हैं। तो स्टेम सेल ट्रीटमेंट जब हम पेशेंट के शरीर से सेल्स लेते हैं, अडल्ट स्टेम सेल, तो ये सेफ है, ये कारगर है और ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये न्यूरोजन ब्रेन एंड स्पाइन इंस्टीट्यूट है, सीवूड्स नवी मुंबई में स्थित ये हमारा हॉस्पिटल है, 11 मंजिली, जो एक बहुत सुंदर लेक के पास में है, बहुत अच्छी जगह है। 10,000 के ऊपर पेशेंट हमने, हमारे पास अलग अलग देशों से लोग आते हैं, तो 10,000 के ऊपर पेशेंट ट्रीट कर चुके हैं। और हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे ये हमारा हॉस्पिटल है जहाँ पे मैंने कहा लेक के बिल्कुल बाजू में है, ऑपरेशन थिएटर, स्टेट ऑफ आर्ट ऑपरेशन थिएटर है, और बिल्कुल ऑपरेशन थिएटर को लग के स्टेम सेल लैब है। तो बोन मैरो सेल्स कोई भी चीज़ है वो थिएटर के बाहर नहीं जाता है, तो इन्फेक्शन के चांसेस 0 हैं। ये लेबोरेटरी है, ये हमारे रहने की सुविधाएं हैं, तो पेशेंट के साथ में रिलेटिव और यहीं पे रहते हैं, और एक ही छत के नीचे सब पुनर्वसन जो है रिहैबिलिटेशन थेरेपी साथ में होता है। अलग अलग डॉक्टर्स, थेरेपिस्ट, डाइटिशियन लेके सब कुछ जो है होलिस्टिक अप्रोच है। और ये थेरेपी क्या मदद करती है? ब्रेन को ट्रेन करने में मदद करती है, ब्रेन का सूजन कम करती है, एक्टिविटी इम्प्रूव होती है बिना और ये टीम वर्क है। स्टेम सेल और रिहैबिलिटेशन, पुनर्वसन और पुनर्निर्माण साथ में काम करते हैं, तब जाके जो है ये पौधा, ये पेड़ जो है बड़ा होता है। जैसे कि रिहैबिलिटेशन जो है वो एक फर्टिलाइजर की तरह, पानी की तरह काम करता है उस सीड के लिए, ताकि वो पौधा बड़े हो। ये अलग अलग रिहैबिलिटेशन, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ऑटिज्म चाइल्ड, ऑटिज्म के लिए खास ऑटिज्म चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर जहाँ पे बच्चों को खेलने में बहुत मज़ा आता है। स्पेशल फीचर्स एक्वेटिक थेरेपी, पानी में एक्सरसाइज करवाते हैं।
और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वॉकिंग ट्रैक, जो पेशेंट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से ग्रस्त है उनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग होती है। ये इनको चलाया जाता है घंटों घंटे, तब जाके इनमें चलने की क्षमता डेवलप होती है। सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, मतलब ऑटिज्म बच्चों के लिए खास ये थेरेपी होती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बच्चों को सिखाना कि खेलना कैसे है, खाना कैसे खाना है, कपड़े कैसे पहनना है, दांत कैसे ब्रश कैसे करना है। स्पीच थेरेपी और लैंग्वेज थेरेपी, आर्ट थेरेपी, ड्राइंग करते करते कैसे सीखना है, प्ले थेरेपी, डांस थेरेपी। और ये अलग अलग किताबें हैं जो हमने लिखी हैं, जो फ्रीली अवेलेबल है ऑनलाइन। ये हमारी कोर टीम है, डॉक्टर आलोक शर्मा जो न्यूरोसर्जन है, और ये पूरे कॉन्सेप्ट की कल्पना के पीछे उनका ब्रेन है, उनका दिमाग है। और मैं डॉक्टर नंदिनी, डेप्यूटी डायरेक्टर हूँ न्यूरोजन ब्रेन एंड स्पाइन इंस्टीट्यूट की। डॉक्टर जेकब जो न्यूरो रिहेबिलिटेशन जो डिपार्टमेंट है उसके हेड है, इनको मोर देन 50 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। डॉक्टर प्रेरणा हमारे सीनियर डेप्यूटी डायरेक्टर हैं और खुद स्टेम सेल एक्सपर्ट सेपरेशन करती हैं, लेबॉर्ट्री की इंचार्ज हैं। डॉक्टर हिमांगी साने जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की हेड है, खुद एक फिजिशियन है, खुद एक स्टेम सेल रिसिपिएंट है। इन्होंने स्टेम सेल लिया है खुद के, जो मोटर न्यूरॉन डिसीज जो स्टीफन हॉकिंग को हुआ है वही प्रॉब्लम इनको हुई, और 10 साल से इनकी प्रॉब्लम स्थिर है। ISO सर्टिफाइड है हम लोग, और हमारी लैब GLP GMP सर्टिफाइड है। अलग अलग अवार्ड्स मिले हैं, यूरोपियन अवार्ड है फॉर बेस्ट मेडिकल प्रैक्टिस, इंस्पिरेशनल कंपनी अवार्ड, डिसेबिलिटी वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे पे अवार्ड मिला है हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर के हाथ से, जो है बेस्ट स्टेम सेल थेरेपी सेंटर। सो अलग अलग अवार्ड्स नेशनल और इंटरनेशनल हमें प्राप्त हैं। ये हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट एड्रेस है www.neurogenbsi.com। इसके अलावा क्या है हमारे पास, नई चीज़ क्या है जो एक अलग कुछ है, इसे कहते हैं वेलनेस या फिर इंटीग्रेटिव थेरेपीज और इम्यून बूस्टिंग थेरेपीज, जो हमारी स्टेम सेल ट्रीटमेंट के न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के अलावा बाकी प्रॉब्लम्स के लिए भी और इनके लिए भी मदद करती है। तो हमें बूढ़ा होना तो हमारा एक नॉर्मल लाइफ का एक पार्ट है, लेकिन हम अगर हेल्दीली कैसे हम बूढ़े हो सकते हैं, हमारी जो बॉडी की अलग अलग एजिंग प्रोसेस, इसको हम स्लो डाउन कैसे कर सकते हैं, और अलग अलग जो हमारे विकारें हैं इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, मेनोपॉज है, इन न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन, इवन स्टेम सेल के साथ में हम ये थेरेपीज करते हैं, तब बहुत सारी हमें दिखता है कि साथ में करने से फ़ायदा होता है। जैसे कि हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी, जिसके बारे में आपको मैंने बताया। हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी जो है ब्रेन में ऑक्सीजन का प्रमाण ज़्यादा प्रेशर में डालती है ब्रेन में और बॉडी में, जिससे सेरेब्रल पॉल्सी में ऑक्सीजन कमी होने की वजह से ही ब्रेन में प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। और ऑटिज्म में भी हम देखते हैं कि ब्रेन की जो सूजन है वो कम करती है। हेड इंजरी के लिए हाइपरबैरिक ऑक्सीजन बहुत कारगर देखी गई है। सोना, सॉरी ऑक्सीजन, ओजोन सोना, ओजोन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो O2 ऑक्सीजन को O3 में कन्वर्ट किया हुआ है। ये बहुत पावरफुल गैस है, और इन्फेक्शन जो है हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन है इसको फाइट करने में बहुत मदद करती है और हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है। गट क्लेंजिंग, GI ट्रैक्ट, हमारी हम जो खाते हैं वो हम हैं, ऐसे हमारी आयुर्वेद में भी कहा गया है। तो गट को, हमारे पेट को, हमारे पचन क्रिया को अच्छा करने में ये गट क्लेंजिंग मदद करती है। तो अलग अलग ऐसे थेरेपीज है जो स्टेम सेल के साथ में न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स के लिए भी काम आती है, और अदरवाइज भी जहाँ हमें बॉडी एक्स होते हैं, हमारे जॉइंट पेन्स होते हैं, इनके लिए भी सोना और क्रायोथेरेपी, फिर इंट्रावेनस विटामिन जो है बहुत महत्व के हैं। तो ये इंटीग्रेटिव थेरेपीज भी एक एडिशनल पार्ट है अभी ट्रीटमेंट का, जहाँ जहाँ जैसे ज़रूरत हो वो हम ऐड करते हैं। तो सेल्युलर थेरेपी और इंटीग्रेटिव थेरेपी मिल के जो है एक नया उपाय हम देख रहे हैं। और ये ट्रीटमेंट के बारे में अभी तक था। थैंक यू। और आप हम मुझ तक पहुंच सकते हैं dr.nandini.g@neurogenbsi.com पे। आप मुझे ईमेल लिख सकते हैं या हमारी वेबसाइट देख सकते हैं www.neurogenbsi.com। और अभी आप कुछ सवाल हो, प्रश्न हो तो मुझे पूछ सकते हैं।
Mr. Darshan, is there any session in English? Yes, so almost every weekend there would be session in English, and we will let you know when there is another session in English. Mr. Iqbal Bahar, your daughter is 4 years 6 months, birth injury during birth. She cannot speak clearly, and some letter missing. Fooding problem, left side leg weak, stool, and she takes medicines. Mr. Iqbal, we will get in touch with you and we'll take more details about your daughter. I'm sure we should be able to help her. Radhika, where can you find books in USA? These books are available online. So we will email the online versions to you. How can we reach doctor directly to discuss about the patient? Please reach me at contact@neurogenbsi.com or drnandini.g@neurogenbsi.com and we will get in touch with you. How long is the treatment? Do you have to process stem cell more than once on autism kids? It depends on the extent of the damage. The if the brain damage is more or if the severity is more than once would help to improve the functioning. Yes, you will get, Radhika, you will get today's webinar recording. Yes. Srinika says, my daughter is suffering from jaundice and meningitis after birth. Now she is 5 months. She cries more than 4 days. What is the reason for her crying? Is it due to brain problem? Yeah, it could be brain problem, or if food is insufficient, what she's eating is not enough. You could do an EEG to check if there is a possibility of seizures. Many a time, epileptic form focus or silent seizures in the brain may cause the child to cry a lot. So please do get that done. EEG. If there are any more questions, please send an email at contact@neurogenbsi. The treatment period is a 7-day period for 7 days, generally Sunday to Saturday. 1 week you have to stay in the hospital where we do assessment scans. 1 day is actual stem cell procedure, and then like on Tuesday and Wednesday to Saturday would be rehabilitation. So 1 day minimum stay is required. FDI, or do you mean FDA? Doesn't come under FDA in India. It comes under the Director General, DCGI. So the processes are still not very well defined in India yet. It is still in process. I visit CMC Vellore. Mr. Nafis says, diagnosed as cerebral creatine deficiency syndrome. Stem cell, but they don't treat for this type because it is not approved by ESA. This improvement is not confirmed. Stem cell, what is your opinion? Creatine deficiency will need to really, we have not really treated a creatine deficiency syndrome yet. Uh, we will need to really understand the child's condition, and then we'll be able to give you a better. Please do reach us and we will evaluate on case to case basis and give you a number.
लोगों को हिंदी में चाहिए कि नहीं, ये तो सारे इंग्लिश वाले लोग हैं जो है वो Radhika, certainly it's possible to have a telephonic one-on-one. One of my colleagues will reach you and take all the information, and then we will have a discussion for sure. You're most welcome, Radhika. Thanks for participating. I'm so glad that it was helpful for you. I was just wondering whether anybody who really needs Hindi is there, because I generally do webinars in English. This was specifically targeted towards those who want in Hindi. Raised hands. Thank you, Radhika. So, those who have raised their hands, we will unmute them. We are allowing them to talk. Evelyn, do you want to say anything? You can unmute yourself. Evelyn, do you want to say anything? No. Huh? Sorry. Mr. Shafi Ahmed, आपको कुछ बोलना है? Do you want to say anything? You can unmute yourself. Since you have raised your hand, do you want to ask any question? Okay, Kajal Kadechur, do you want to say? Mr. Nafiz, you want to speak? Okay. Hello. Yes. Ma'am, good evening, madam. This is Good evening. Kajal calling from Hyderabad. Yes, Kajal, boliye. My brother-in-law met with a car accident. Okay. He's means cervical spinal cord injury it is. Okay. How old is he? Okay. He's 37 years old, madam. Okay. And when was the accident? November 2020. Okay. So is he back Now home he still now? is in pardon? Is he back home? No, madam, still in hospital under rehabilitation. Okay. Sure. So if you could send us an email with all the details, we will have a look at it, and I will be able to give you an opinion once I look at all the reports. And if you could send us some videos of his current rehabilitation, what does he do? So then we will be able to tell you how much we can assist. In fact, I will be coming to Hyderabad. Possibly, it's not yet sure, maybe like a 21st of this month. If you send us the information, and if I'm coming to Hyderabad, I am happy to meet you so that you can, we can consult me. Okay, madam. But right now he's in Bombay only. He's in Bombay. Oh, then why Yes, don't? So yes, then ma'am. that would be better. Can he come for a consultation to Bombay, to our hospital? Yeah, madam, that I have to ask him because still he is under rehabilitation. Okay, or somebody who is there with him can come, right? With all the reports and the video. Is there anybody with him? Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. Someone is there.
So if that someone is a relative, otherwise we could do a we can do a video calling as well. I mean, whichever is convenient. That's fine. Okay, okay, madam. What I do is, ma'am, I will send all the information to you. Yes. And once you go through all the reports, Yes. my sister will contact you, ma'am. Sure. 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 Most welcome. Okay, I'd be ma'am. happy to help. This is the email ID, ma'am. And Yes. Yes. drnandini.g@neurogenbsi.com. Yes. You can send an email to me. okay, Okay. okay, ma'am. STEM therapy is helpful for him, no, ma'am? Yes. Yes. It would be helpful. He is young and it's a recent injury. So we should be definitely be able to help him. Yes. Okay, thank you, ma'am. Okay, guys. Next to Radhika. Radhika, you want to speak? Say something? हाँ हेलो डॉक्टर मेरे को पूछना है कि जो आप बोन मैरो में से सेल्स लेते हो आई नो देयर इज नो साइड इफेक्ट्स सिंस यू आर यूजिंग द पेशेंट्स के ही सेल्स आप यूज करते हो लेकिन जो वो प्रोसीजर है उसमें कुछ डैमेज उस एरिया में डैमेज बिकॉज यू स्टिल injecting, so right. Is it any possibilities so of the any possibility the possibility theoretically is always there, in the sense that even if you give an injection like a vaccine, there can be an abscess, but we have treated over 10,000 patients so far. Touchwood, there has been no damage or problem because of either the bone marrow aspiration और द स्पाइनल इंजेक्शन. सो अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है. इफ डन प्रॉपरली अंडर सुपरवाइज्ड कंडीशन कुछ नहीं होता है. इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर. सो नो, आई वुड से नथिंग टू वरी ऑन दैट अकाउंट. ओके ओके, थैंक यू. ओके, और कौन है? मिस्टर शफी, आपको कुछ बोलना है? Mr. Nafiz. Mr. Nafiz, do you want to say anything? Yes, my child is 4 years old. Okay. And he is recently diagnosed as cerebral creatinine deficiency syndrome. Yes, the doctor told that is a very rare. Doctor told? A very rare disease. Yes, it is very rare. Yes, and he is under the treatment of Christian Medical College Hospital, Vellore. I contacted with your institution about 1 year ago, and I get the suggestion of the doctor of the CMC that he told that they have a large stem cell therapy and it is not properly approved. For cerebral creatine deficiency. Yes. Yeah. So creatine deficiency, I will look up your child's reports and I will confirm with you whether anything is possible. Okay, because I need to look up the reports and what is the child's condition right now. So are you seeing any development in him? Yes, but the development is not too much. He still cannot hold his neck properly, but there are some improvements than before. That he wants to talk with others, but for the body tone, he cannot do it properly. And he can understand, but the improvement is not too much. Okay. We are continuing the occupational therapy, speech therapy, physical therapy. Okay. So let me have a look at the reports and I will discuss with you personally. Okay. Okay. Okay, na? Yeah. So anybody else?
So if we are done, thank you for participating in this webinar. If there is anybody has any more questions, please do drop me an email. I would be happy to answer. So tata, goodbye. Have a good weekend. Take care of yourself. Be safe.